तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच भैया। यहाँ पे आपने मुझे खड़ा किया, इस काबिल मुझे समझा यहाँ पे। ओके, तो कैसे हो बच्चों? इतनी आराम से बोलोगे क्या? अरे कैसे हो भाई? अच्छे। अभी भी आवाज नहीं आई भाई। यार यहाँ पे तो गिनती के 10-15 स्टूडेंट बैठे हैं बस। मेरी क्लास में तो कम से कम 150, 200 बच्चे होते हैं। हाउ द जोश? नहीं यार, हल्के बढ़ गए भाई, हल्के बढ़ गए। एक बार फिर से मौका दे रहा हूँ, ठीक है ना? 3 मौके दूंगा, देखूंगा किसका जोश आई है, ठीक है? हाउ द जोश? हाउ द जोश? हाउ द जोश? हाउ द जोश? बहुत बढ़िया, शाबाश। बस ये एनर्जी चाहिए, ठीक है ना? देखो, सिंपल सी बात है, अगर मेरे अंदर एनर्जी होगी ना, अगर सामने जो आपके खड़ा है उसके अंदर एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके अंदर एनर्जी होगी ही होगी, ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। छोटा सा इतू सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना? देखो, सबसे पहले मैंने अपनी जर्नी की जो स्टार्टिंग करी, मैंने अपनी एवी स्मार्ट स्टडी से ही करी, ठीक है ना? जो मेरी जर्नी की स्टार्टिंग थी वो एवी स्मार्ट स्टडी से ही थी। मैं भी आपकी तरह वहीं बैठा था, ठीक है ना? भैया यहाँ पढ़ाते थे और मैं भी ऐसे बैठ के पढ़ता था, ठीक है ना? जैसे हमेशा की तरह आप जानते होंगे कि भैया आपको मोटिवेट करता है, ऐसे बच्चे भी हमें, मतलब हम भी बच्चे हैं, मतलब टीचर हमें मोटिवेट करता है, जैसे भैया हमें मोटिवेट करते थे, ठीक है ना? जैसे आज मैं तुम्हें मोटिवेट करने गया और कुछ चीज़ें बताने के लिए आया हूँ कि जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे बहुत से बच्चों का एम होगा कि यार मेरे को तो आईआईटी में जाना है ना? मेरे को तो एनडी में जाना है, मेरे को तो ये करना है, मेरे को तो वो करना है। लेकिन अपने एम पता तो है कि मुझे ये करना है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि वो उस डायरेक्शन पे चल रहा नहीं चल रहा है, ये डिपेंड करता है, ठीक है ना? वो अपने गोल को अचीव करने के लिए उस वाले रास्ते पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये काफ़ी मैटर करता है। आप समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो आज जो मैं आपको यहाँ पर बताने आया हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ यही बताने आया हूँ कि आप किसी भी एम को, अगर कोई आपका एम है, आपका कोई गोल है, आप उसको अचीव कैसे कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर हमें चलना है ना, अगर हमें आईटी तक जाना है, तो सिंपल सी बात है, मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ठीक है ना? आप सिंपल सी बात है, अभी आप 10th में हो या 11th में आए, ठीक है ना? 10th से सीधा 11th में आए, 11th से सीधा 12th में आए, 12th के बाद फिर कुछ करोगे, ठीक है ना? तो सीधा तो आपने जंप नहीं लगाई ना। सुन रहे हो आप मेरी बात? सीधा तो आपने जंप नहीं लगाई ना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। तो ऐसे ही आईआईटी के लिए भी कुछ स्टेप्स है, ठीक है ना? बस, अच्छा ये बताओ, आईआईटी का सपना किसका है? कोई आईआईटी करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता? तो क्या करना चाहते हो? ओके, सीए करना चाहते हो, ओके। अच्छा, तो मैथ से किसको प्यार है? मैथ से किसको प्यार है? प्यार, पहला प्यार है तेरा? दूसरा कौन सा है? अच्छा, बस इतना ही? भैया बड़ी कम स्ट्रेंथ है आपके बच्चों के प्यार की तो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। ओके, तो आपका मतलब सीए का सपना है, आपको सीए करना है। तो आपको पता है आपको सीए के लिए क्या क्या करना है? क्या करना है? हम्म, ओके। हम्म, हम्म, ओके। इसके अलावा किसी का और सपना सीए का? तुम्हारा कोई किसी का गोल नहीं है यार, मेरे को तो बड़े हो गए, मेरे को तो वहां जाना है, मेरे को तो साइंटिस्ट बनना है ना? मेरे को तो एम्स जाना है, बहुत बच्चों का होता है ना। एम्स क्यों जाना है? लड़कियां वहां पर इसलिए? अच्छा, नीट का पेपर देना, ओके ओके ओके। अच्छा, तो फिर मैथ्स कैसे? अच्छा, ये सब 10th में है ना? ये 10th के बच्चे हैं, ओके 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 ओके। हम्म, हम्म, हम्म। सबसे मेन बच्चे के जैसे ही वो 10th में आता है, 11th में आता है, तो सबसे पहले दिमाग में ये खटकता है
पड़ोसी पड़ोसी क्या देता है, यार तू ना साइंस ले ले, साइंस बहुत अच्छी होती है ना। तो दूसरे वाला बच्चा, फिर एक तीसरा पड़ोसी बोलता है, नहीं यार तू सीए बन जा, तू उसमें तो इतनी स्कोप है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो बच्चे को अपना गोल पता होना चाहिए कि उसको करना क्या एक्चुअल में, है ना। तो चलता है ना भैया, कहाँ पर, यहाँ से थोड़ा इसको लगाना एक बार। देखो, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मैं पहले बेसिक बेसिक चीज़ें बताता हूँ आपको, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, ठीक है ना। देखो, जैसे मैं एज अ साइंस स्टूडेंट था, तो मैं सबसे पहले साइंस स्टूडेंट की बच्चों की बात करूँगा, ठीक है ना। उसके बाद जो सीए वाले बच्चे होंगे उसके उसके रिगार्डिंग हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है ना। अभी देखो आपके साइंस में कितने कितने स्कोप खुल सकता है, ठीक है ना। अभी जैसे आप 10th में हो, तो सबसे पहले आपके लिए मैटर करता है कि भाई आपको 10th में अच्छे परसेंटेज लेके आने हैं, ठीक है ना। वही आपके परसेंटेज डिसाइड करता है कहीं ना कहीं कि यार मेरे को साइंस साइड मिलेगी या मेरे को कॉमर्स मिलेगी। आपने देखा होगा कि ऐसा बोला जाता है, कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है, बट ऐसा ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि अगर आपके अच्छे परसेंटेज आए तो आपको साइंस साइड मिल जाएगी। बोला जाता है, नहीं बोला जाता कि अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं, 90 अबव है, तो आपको साइंस साइड मिलेगी, वरना जो नीचे वाले बच्चे हैं उनको तो कॉमर्स मिल जाती है। ऐसा होता नहीं होता, है ना। स्कूल में होता नहीं होता, लेकिन आप किसी भी स्कूल में एडमिशन जाके लेने लगो 11th क्लास में, तो सबसे पहले ये आपकी मार्कशीट देखी जाएगी और आपको ये बोला जाएगा कि आपके परसेंटेज कितने हैं। मतलब वो टीचर आपके परसेंटेज देख लेगा, फिर उस हिसाब से आपके डिसाइड करेगा कि आपको क्या मिलना चाहिए, है ना। अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे क्या होता है, जैसे 90%, मतलब 90 तो आपको लाने ही लाने हैं, कम से कम ये मान के चलो, क्योंकि आज के टाइम में 90 से, अगर आप 10th क्लास में 90 से ब्लो लेके आ रहे हो तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं, मैं आपको क्लियरली बता दूं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप 90 से अब परसेंटेज लेके आते हो तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। आप किसी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो 10th की मार्कशीट होती है ना, वो दो चीज़ों के काम आती है, दो चीज़ों के काम आते हैं। एक तो 11th में एडमिशन लेने के लिए, और एक किस लिए भैया, आप बताओगे। गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी आती है, ठीक है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आती है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो 11th में एडमिशन लेने के लिए आपके अंदर इतना जुनून भरा होना चाहिए, कि इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर से कि आप 10th में अच्छे परसेंटेज लेके आ सको, तभी आप एंट्री मार सकते हो 11th क्लास के अंदर। समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सुनो। पहले तो देखो क्या करना है आपको। जैसे अभी आप 10th में हो, ठीक है ना। अभी मैं जो गोल लेके चल रहा हूँ, मेरा आईआईटी गोल है। क्या है, आईआईटी मेरा गोल है, क्योंकि मैं आईआईटी के बच्चों को टैकल करता हूँ, तो मेरा गोल क्या है, अभी आईआईटी है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको उसके लिए करना क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो, आईआईटी के अलावा बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे एनडीए एग्जाम होता है। एनडीए सुना है किसी ने, एनीबॉडी, किसी ने सुना है, अरे सुना नहीं सुना भाई, हाँ ठीक है। तो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है ना, ये होता है। इससे हम क्या हो सकते हैं कि डिफेंस के अंदर जा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा 12th के बाद हम बीएससी करते हैं। बीएससी आपने सुना होगा, अरे सुना नहीं सुना बीएससी, है ना। तो बीएससी करते हैं, ठीक है ना, बैचलर ऑफ साइंस जो होता है। उसके बाद फिर हम एमएससी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे साइंस साइड लेके बहुत सारे रास्ते कहीं ना कहीं खुल जाते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है ना। अब मेरा गोल अभी क्या है, मेरा गोल आईआईटी है। क्या है भाई, मेरा गोल आईआईटी है। अभी मैं आईआईटी में जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये तो पता है कि मेरे साइड वाले ने आईआईटी में जाना है, बट मुझे करना क्या है उसके लिए, ये मेरे को नहीं पता, है ना। अब मेरा गोल मैंने 10th से ही बना लिया कि मेरे को तो आईआईटी जाना है, बट मुझे नहीं पता क्या करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। अब करना क्या है आपको, सुनो। सबसे पहले जो आप 10th में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, एक्स वाई जेड आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, साइंस पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सिंपल सी बात है, साइंस के अंदर तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आएगी आएगी। अरे आएगी नहीं आएगी भाई, अरे तेज बोलो भाई, आएगी नहीं आएगी भाई, हाँ बहुत बढ़िया। अब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उसके अंदर आई, अच्छा, जैसी आई, तो आपको क्या करना है, आपको एक कंसेप्ट रजिस्टर लेना है। क्या लेना है, आपको एक कंसेप्ट रजिस्टर लेना है, जैसे भैया हमेशा से बनवाते हैं, ठीक है ना। मैंने भी अपने टाइम पे बनवाया था, उसकी अहमियत बता रहा हूँ मैं। कंसेप्ट रजिस्टर की क्या अहमियत है, मेरी लाइफ में क्या अहमियत है इस कंसेप्ट रजिस्टर की, शायद भैया आप बनवाते होंगे इनका। हाँ, थोड़ा सा बैक जा रहा हूँ, ठीक है ना। पहले मैं एक बार अपनी जर्नी बता देता हूँ कि मेरा उस लाइफ, मतलब उस लाइफ में जब मैं भैया के पास पढ़ता था, तो जो मैंने कंसेप्ट रजिस्टर बनाया, मेरा उसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा, मैं ये बताता हूँ। भैया ने जैसे हमें बताया, मैं जैसे भैया के पास आया पहले पढ़ने, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक था। मुझे किसी ने, बच्चे ने बताया कि यार अभिषेक भैया वहाँ पढ़ाते हैं,
तुझे वहाँ जाना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर मैं जर्नी स्टार्ट करूँगा मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा, PW तक। तो एक बच्चे ने मेरे को बताया कि यार तेरे को PW उसमें जाना चाहिए, भैया के पास जाना चाहिए, AB स्मार्ट स्टडी। तो जब भैया, शायद बच्चे कितने थे हमारे पास, 20-22 बच्चे थे, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं थे, है ना। तो मैं आया, तो मैं बिल्कुल पीछे बैठा था। तो भैया उस टाइम बोर्ड पे पढ़ाते थे, वैसे वाला बोर्ड था वो। तो मैं पीछे बैठा था, भैया ने मेरे को, उस टाइम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले चल रहे थे, तो भैया ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को याद करने का तरीका बता रहे थे। तो मैंने कहा यार यार ये तो बड़ा अजीब है यार, मतलब आज तक साला मेरे को फॉर्मूले ही याद नहीं हुए 10th क्लास में, है ना। और मैंने 11th में, शायद 11th के लास्ट में एंट्री मारी थी। हाँ, मैंने कहा मुझे तो यार फॉर्मूले ही याद नहीं हुए आज तक, मेरे टीचर ने तो मेरे को सिखाया ही नहीं। भैया यार, भैया का तो कराने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। तो वहाँ से मेरी जर्नी कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई, ठीक है ना। तो मेरे को भैया का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा। जैसे मैं पीछे बैठा रहता था तो मैं भैया को ऑब्जर्व करता रहता था, और कहीं ना कहीं देखो मैं आज तक यहाँ पे पहुंचा हूं ना, तो मैंने भैया को बहुत कॉपी किया फ्रेंकली। मतलब मैं सीधा बता रहा हूँ, मैंने भैया को बहुत फॉलो किया है। मतलब पढ़ाने के, टीचिंग के स्टाइल को ले लो, ठीक है ना, और पर उनके बोलने के तरीके को देख लो, है ना। तुझसे नहीं होगा बेटा, तुझसे नहीं होगा बेटा, तू कर लेगा बेटा, है ना। तो ऐसे भैया बड़ा करते थे, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम, ये जर्नी पूरी होती गई, 11th हमारी पूरी हो गई। उसके बाद भैया ने हमें बताया कंसेप्ट रजिस्टर के बारे में कि भाई कंसेप्ट रजिस्टर होता क्या है। तो पहला जो चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन था शायद, है ना। हाँ, लेकिन आपने ट्रिग्नो से स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्री से। हाँ, ITF से, हाँ। तो भैया ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक चैप्टर आता है बेटा 12th क्लास में, जब आप आओगे तो आपको पता चलेगा। तो जैसे ही मैं आया, भैया ने मेरे को बताया कि तेरे को एक कंसेप्ट रजिस्टर बनाना है, और जो जो मैं लिखवाऊंगा ना, इसको तेरे को लिखना है, ठीक है ना। तो सब बच्चे मोटिवेट, जैसे अभी मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, सारे बच्चे मोटिवेट कि हाँ भाई बना लेंगे। किसी ने 1 दिन बनाया, किसी ने 2 दिन बनाया, किसी ने 3 दिन बनाया। सिर्फ इकलौता एक बंदा बचा जिसका कंसेप्ट रजिस्टर था, वो था मैं। एग्री भैया। मेरा पूरा कंसेप्ट रजिस्टर आज भी, जब तक मैंने 12th क्लास को पढ़ाना स्टार्ट किया, भैया के पास से जाने के बाद, जब मैंने 12th क्लास को पढ़ाना स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने उस कंसेप्ट रजिस्टर को बहुत फॉलो किया। उसकी अहमियत बताता हूँ, उसकी अहमियत क्या होती है बेटा। मैं बीच में जब पढ़ रहा था ना, जैसे मैंने, हमारी 12th हमारी मिड तक चलती गई, तो जैसी मिड तक चलती गई ना, तो कहीं ना कहीं मैं चीज़ें, आपके साथ ऐसा होता होगा, डेफिनेटली होता होगा कि जैसे भैया ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया, आपको आता है, मस्त आता है एकदम, टेस्ट वेस्ट लिया, भयंकर नंबर आए। उसके बाद दूसरा चैप्टर हुआ, तीसरा चैप्टर हुआ, और तब तक पता चला कि यार से तो सेकंड वाला और पहले वाला ही गोल हो गया। अरे होता नहीं होता, पहले वाला और सेकंड वाला क्या हो जाता है, तब तक गोल हो चुका होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि हम रिवीजन नहीं करते। अब रिवीजन करना तो इम्पोर्टेंट है। अब रिवीजन करने के लिए आप पूरी अपनी SC वर्मा वाली बुक थोड़ी उठाओगे यार, वो तो इतनी मोटी है, एक एक क्वेश्चन थोड़ी लगाओगे। तो आपको क्या करना है उसमें, आपको ये करना है कि जो आपका कंसेप्ट रजिस्टर बना है बेटा, जो आपका कंसेप्ट रजिस्टर बना है, उसमें जो आपने क्वेश्चन लिखे है वो आपको करने हैं। और वो ऑलरेडी भैया लिखवाते ही है, वो ऑलरेडी भैया लिखवाते ही है, और मैंने भी लिखे थे अपने टाइम पर। तो मुझे पूरा चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने साइड में फॉर्मूले लिख लिए, भैया ने मेरे को शीट दी, शीट मैंने साइड में चिपका दी जो फॉर्मूले वाली थी, और इधर मैंने एक एक क्वेश्चन लिख लिया जिस पे भैया ऐसे करके स्टार बना देते होंगे। अरे बनाते नहीं बनाते भाई, स्टार बनाते हैं और बोल देते हैं बेटा इसे कंसेप्ट रजिस्टर में डाल लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। और फिर मेरे को मत बोलना तुम छोड़ के आ जाओगे, ऐसे वो बोलते नहीं बोलते भैया। तो उसकी बड़ी अहमियत है बेटा। तो वो मैं लिखता गया। और देखो अभी अगर आप कोई चैप्टर उठाओगे ना, तो आप जैसे कोई बैक चैप्टर उठाते तो आपको उसको करने में ना कम से कम 2-3 दिन लग जाता है। लेकिन कंसेप्ट रजिस्टर से मेरा ये फायदा हुआ कि जब मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए ना, मेरा एक दिन में ही मेरा एक चैप्टर खत्म हो गया, तो मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे ही चलता गया, मिड खत्म हो गया, लास्ट आ गया। लास्ट के टाइम भैया टेस्ट सीरीज रखते हैं, तो टेस्ट सीरीज के टाइम मेरा कम से कम मैंने 2 रजिस्टर बना लिए। जब 12th क्लास में आते हैं तो 12th क्लास में CBSE के अंदर 2 बुक होती है, एक होती है पार्ट 1, एक होती है पार्ट 2। तो मेरा पार्ट 1 का रजिस्टर एक अलग था, पार्ट 2 का मेरा एक रजिस्टर अलग था। और सब मेरे जितने भी यहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, जितने भी थे, सब मेरा रजिस्टर लेके जाते थे, क्योंकि मैं भैया का असाइनमेंट प्रॉपरली करता था। सारा उसमें असाइनमेंट था मेरे पास, आज भी है शायद, वो अहमदाबाद, अभी भी भैया वो अहमदाबाद है, मैं आपको लिटरली बता दूँ, क्योंकि मैं यहाँ से सारी बुक्स अहमदाबाद लेके चला गया। तो वो सारी की सारी बुक वहाँ पे है। जैसे कभी कभी CBSE के बच्चे मेरे पास आते हैं, वहाँ पे गुजराती भी पढ़ता है, तो मैं ये बोलता हूँ भाई तू एक काम कर, ये वाला रजिस्टर ले जा, ये रामबाण है तो इसको पढ़ लो।
मैं उसको ये बोलता हूँ, क्योंकि मैं उसको अलग से सीबीएसई का नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अगर कोई बच्चा आईआईटी कर रहा है तो आईआईटी जो कर रहा है वो ऐसा नहीं कि आईआईटी क्रैक ही कर देगा, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं 12th भी क्लियर नहीं होता, लेकिन 12th को क्लियर करने के लिए उसको 75% चाहिए, तो उसको वो तो करना पड़ेगा ना यार, उसको 12th तो अच्छे से करनी पड़ेगी ना, तभी तो आईआईटी दे सकता है भाई, है ना। तो मैं उसको क्या करता हूँ, उसको रजिस्टर दे देता हूँ कि बेटा तू ये कर ले, ये रामबाण है। तो जब भी आपको भैया ये बोले आंख बंद करके, भैया की बातों पे विश्वास ना हो तो मेरी बातों पे ट्रस्ट कर लेना, क्योंकि ये तो मैंने देखा है, सच में देखा है। जब भी भैया बोले कि बेटा एक रजिस्टर बना लो, मोटा सा कंसेप्ट रजिस्टर, जो भैया देते भी होंगे आपको, और उसमें सारे क्वेश्चन करने हैं, रोज करने हैं, ठीक है, तो वो आपको करनी ही है, समझ गए। तो इससे आपका फायदा क्या होगा कि जहाँ आपके 80% आने वाले हैं ना, वहाँ पे आपका सीधा फ्लक्चुएशन दिखेगा 80 से 90, गारंटी है भाई, बिल्कुल गारंटी है, सच बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। लास्ट टाइम पे मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ना मैंने कोई अलग से रेफरेंस बुक लगाई, ना अलग से मैंने कुछ लगाया, रजिस्टर उठाया, बस लगाना स्टार्ट कर दिया, भैया ने लिखवाया, भैया हाँ सही है भैया, ये आएगा। और पेपर में लास्ट में देखा जो भैया ने क्वेश्चन कराए थे वो सारे थे उसमें, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, और मेरे को उसका फायदा भी हुआ। तो जब भी आपको भैया बोले आपको रजिस्टर बनाना है तो बनाना है, ठीक है ना, इससे बहुत आपका फायदा होगा, ठीक है ना। क्या वो बुरा लग रहा हो क्या मैं? तो इतने मुरझाए हुए चेहरे क्यों है, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? अच्छा थके हुए हो, तो लग रहा होगा थके हुए हो, हम तो ऑलरेडी थके हुए, एक भाषण देने और आ गया, ऐसा लग रहा होगा ना। क्या यार भैया तुमने भी किसको बुला लिया यार, है ना, ऐसा लग रहा होगा ना। ओके ओके, नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ओके, बोर तो नहीं हुए? अभी मैं सारे क्वेश्चन लूंगा, मैं पहले स्टार्टिंग कर लेता हूँ अपनी से थोड़ी सी, ठीक है ना। तो बेटा जैसे ही मेरी 12th खत्म हुई, ठीक है ना, मेरे 86% आए ओवरऑल, ठीक है ना। उसके बाद मैंने एंट्रेंस वगैरह दिए, मैंने बहुत सारे एंट्रेंस दिए, मैं एंट्रेंस बताता हूँ आपको मैंने कौन कौन से दिए। पहले मैंने एनडीए दिया जो कि मेरा सपना था, जो कि नहीं हो पाया, ठीक है ना। एनडीए हर एक लड़के का सपना होता है, जो लड़के होते हैं उनका मोस्ट ऑफ सपना होता है कि मैं डिफेंस में जाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपनी जो मेरी फैमिली है ना, मेरी फैमिली डिफेंस से बिलोंग करती है, तो मैं भी चाहता था कि मैं एनडीए में जाऊँ, और मेरा सपना भी था एनडीए में जाने का। तो मैंने सबसे पहला अपना जो एम रखा ना वो एनडीए ही रखा। तो मैंने पेपर दिया एनडीए, आपको पता है, किसी को पता है इसका प्रोसेस क्या होता है एनडीए का? नहीं पता? मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है ना, एनडीए हम 12th के बाद देते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारी 12th होती है ना, 12th के बाद होती है। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें होता है क्या है, जैसे ही आप इसका पेपर देते हो ना, तो आप आर्मी में जा सकते हो, आप एयरफोर्स में जा सकते हो, आप नेवल एकेडमी में जा सकते हो, ठीक है ना, जितनी भी फोर्सेज होती है आप उसमें जा सकते हो। लेकिन फोर्सेज में भी जाने का तरीका होता है, आप सिंपल तरीके से जाओगे ना तो आपको एक अच्छा पद नहीं मिलेगा, आपको एक अच्छी वो नहीं मिलेगी, क्या बोलते हैं उसको, जैसे अगर आप एनडीए के थ्रू जाते हो ना, तो एनडीए के थ्रू आपको सीधा लेफ्टिनेंट का पद मिलता है, पोजीशन मिलती है कहीं ना कहीं, समझ गए आप, ठीक है ना। तो तो मेरा भी सपना ये था, कहीं ना कहीं मेरी मम्मी का भी सपना था कि भाई तू एनडीए में जाएगा, तेरे यहाँ पे बैचेस लगेंगे, ठीक है। तो मैंने एनडीए का एग्जाम दिया, मेरा एनडीए का एग्जाम क्लियर भी हो गया, मैं लिटरली बताऊँ मेरा क्लियर भी हो गया, मैंने किसी को नहीं बताया था, मैंने कहा जब फाइनल क्लियर होगा ना तब मैं बताऊंगा। तो एनडीए का मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, मैं इलाहाबाद इंटरव्यू देने के लिए दिख गया। जैसे मैं इंटरव्यू देने गया तो 5 दिन का इंटरव्यू होता है बेटा वहाँ पर, पहले आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा, 5 दिन का इंटरव्यू होता है, 5 दिन का, समझ रहे हो आप। और सामने जो बड़ी बड़ी रैंक वाले ऑफिसर्स होते हैं वो ऐसे करके बैठे रहते हैं सामने। आप एक जैसे यूपीएससी का आपने देखा होगा, आप दृष्टि पे देखते हो कि जैसे एक बंदा ऐसे करके बैठ गया और सामने 4-5 बंदे बैठे, ऐसे वो चलता है। तो मेरा 5 दिन तक चला, मैं तीसरे दिन बाहर हो गया, मैं रोता हुआ वहां से आ गया, मतलब वो डेफिनेटली मेरा क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद फिर आपने बिट्स सुना होगा, बिट्स पिलानी करके एक पेपर होता है, मैंने बिट्स का दिया, तो बिट्स में भी मेरा नहीं हो पाया, नंबर अच्छे आए बट नहीं हो पाया जो मुझे चाहिए था। उसके बाद फिर मैंने वीआईटी का दिया, वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी चेन्नई की तरफ है, उसका भी मैंने दिया, उसमें मेरा हो गया बट मैं वहाँ पर नहीं गया, ठीक है। फिर मैंने जामिया का दिया, जामिया किसी ने सुना है, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसका मैंने दिया, उसमें भी मेरा हो गया। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं भेजा, क्योंकि वहाँ तो थोड़ा अलग कास्ट वाला सिस्टम चलता है, तो इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं गया, ठीक है। फिर फाइनली मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया,
अब जैसे मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, मेरा एडवांस क्लियर नहीं हुआ लेकिन मेरा मेंस क्लियर हो गया, मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिल गया, एनआईटी। एनआईटी मेरे को मिल गया, मैंने वहाँ से एनआईटी मिल गया मेरे को, मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी, ठीक है ना। सबसे पहली, अब मैं अपनी स्टार्टिंग बता देता हूँ। मैंने सबसे पहला जो स्टार्ट किया था, मैंने पढ़ाना मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैं आज खड़ा हूँ मैं यहीं पे पढ़ाता था, ठीक है ना। भैया ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी थी कि भाई आप आओ हमारे यहाँ पढ़ाओ। तो मेरा जो पढ़ाने का जो वो था, यहीं से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट हुआ है। जो भैया पढ़ाते थे वो भैया सेम मैं ही पढ़ाता था। दूसरे बैच वाले कंपैरिजन करते थोड़ा सा कि यार वो तो भैया जैसा पढ़ाते हैं बिल्कुल। ऐसा हुआ भी होगा भैया लास्ट वाले बैच में। हाँ, मतलब फीडबैक मेरा बहुत अच्छा था, कोई इशू था नहीं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से मैंने छोड़ा, उसके बाद फिर मैं वेदांतु चला गया। वेदांतु, एनीबॉडी वेदांतु सुना है किसी ने? ऑनलाइन वेदांतु। तो मैं वेदांतु में मैंने 1 साल पढ़ाया ऑनलाइन में। उसके बाद फिर मैं पेस अकेडमी, सुना है किसी ने? एनीबॉडी? पेस अकेडमी गाजियाबाद में है, तो मैं पेस अकेडमी में चला गया। तो कहीं ना कहीं मेरा एनडीए तो हट गया, लेकिन मेरा एम आईआईटी की तरफ चला गया। ये मेरा एम नहीं था जबकि, बट मेरे को सेकंड ऑप्शन रखना पड़ा कहीं ना कहीं, समझ रहे हो आप। तो मैं धीरे धीरे आईआईटी की तैयारी की तरफ चला गया, पढ़ता भी रहा खुद से और मैं पढ़ाता भी रहा। आप समझ रहे हो, मैं पढ़ता भी था खुद और मैं पढ़ाता भी था। पेस एकेडमी, उसके बाद फिर मैंने डाउटनेट ज्वाइन किया। डाउटनेट, एनीबॉडी डाउटनेट जानते हो? कोई डाउटनेट ऑनलाइन, जब मैथ्स का सवाल नहीं आता होगा या भैया नहीं करवाते होंगे तो आप देख लेते होंगे यार इसका सोल्यूशन क्या होगा, ऐसा होता होगा ना। अरे होता नहीं होता भाई? हाँ, तो फिर डाउटनेट में किया मैंने। उसके बाद ये मेरी चौथी पांचवी कंपनी है पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू में मेरे को 1.5-2 साल हो गए हैं। पहले मैं नोएडा वाली ब्रांच में था, नोएडा आपने सुना है? यहाँ पे नोएडा में पीडब्ल्यू विद्यापीठ, सुना है किसी ने? देखा भी होगा, है ना। तो पहले मैं वहाँ था, अब मैं अहमदाबाद में हूँ। मैं, अगर मैं पर डे की बात करूँ तो पर डे मेरे कम से कम 4 से 5 बैचेस रहते हैं, और एक बैचेस में जो स्ट्रेंथ रहती है कम से कम 200 के करीब रहती है, मतलब ऐसे बहुत लंबा रहता है। तो मैं आईटी के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी जो मैं आपको बताने वाला था, ठीक है ना, और मैंने बता भी दिया। ओके, अब हम बात करते हैं कि मैं आईटी की तरफ जाना कैसे है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैंने आपको बताया कंसेप्ट रजिस्टर, ये आपके लिए मेन है, ठीक है ना, ये आपको बनाना ही बनाना है। अब जैसे आप 11th में एंट्री करते हो, 11th में आप साइंस साइड लेते हो, ठीक है ना। अब साइंस साइड में आपको देखो क्या करना है, सिंपल सी बात है। अगर आपको आईआईटी करना है तो, अगर आपको आईआईटी करना है, सिंपल सी बात है, जैसे मैं ये घर बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। और जैसे ही मैंने ये घर बनाया तो सिंपल सी बात है, इसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी मेरी छत की जो छत होती है वो अच्छी बनती है, ऐसा बोला जाता है ना। एक अच्छा घर बनाने के लिए उसकी जो नींव होती है, नीचे की जो नींव होती है वो मजबूत होनी चाहिए, तभी मैं ऊपर वाली छत को मजबूत बना सकता हूँ। मानते हो इस बात को? ठीक है ना। द थिंग इज डैट कि आपको 11th क्लास के अंदर आपकी मैथ्स स्ट्रांग होनी चाहिए। वो होगी कैसे? ये तो साला मेरे को पता ही नहीं, ये होगी कैसे? करना क्या है? बेसिक एनसीईआरटी ही है, बेसिक एनसीईआरटी ही है। आपको कुछ नहीं करना, आपको एनसीईआरटी और आरडी उठा लेनी है। आरडी तो कराता हूँ, हाँ, आरडी शर्मा, है ना। या आपकी जैसे आईसीएससी के हैं तो सारे, तो आईसीएससी में तो इनकी बुक ही इनफ हो जाती है वैसे, हाँ, तो आरडी करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो आई विल सजेस्ट यू कि जो आपको कंसेप्ट रजिस्टर भैया पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वो आप उसको लिखो, डेफिनेटली लिखो। सेकंड, जो आपके पास बुक है, अगर आपको आईटी करनी है तो आपको उसका आपको एक एक सवाल लगाना पड़ेगा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए कि, जैसे बहुत बार होता है, जैसे मेरी फिजिक्स ना वीक थी, तो मैं क्या होता था ना, जब मेरी फिजिक्स वीक थी तो मैं उससे भागता था कि ठीक है नहीं हो रही तो मैं क्यों करूँ, मैं नहीं कर रहा, तो मैं भाग जाता था, मतलब मैं करता ही नहीं था। एक होता है ना, जैसे आपको मैथ से प्यार नहीं है ना, तो आप क्या करोगे? नहीं कर रहे, मेरी मर्जी में नहीं कर रहा, क्यों करूँ मैं, क्योंकि मुझे तो प्यार ही नहीं है उससे, है ना। और देखो प्यार कब आता है, इंटरेस्ट पता है कब आता है। और देखो आपको प्यार क्यों नहीं है, इसके पीछे भी एक रीजन है, पता है क्या? आप, क्योंकि आपसे सवाल नहीं बनते। जो भैया आपसे क्वेश्चन आपको देते होंगे वो आपसे आप घर पे जाके करते होंगे। जैसे आपने घर पे करने बैठे, पहला सवाल किया, अरे मैं तो पहले में ही अटक गया भैया। जैसे ही मैं पहले में अटका तो मैंने सारे के सारे सवाल छोड़ दिए और यहाँ पे आके मैंने नहीं पूछा। मानते हो इस बात को? तो वो इंटरेस्ट जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो पहला आपका यही होना चाहिए, पहला पॉइंट इसको नोट कर लो कि ये होना चाहिए, जो भैया आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एनसीईआरटी आपको घोट के पी जानी है, आपको एनसीईआरटी कम से कम 3 से 4 बार कर देनी है, मतलब उसका एक एक कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। और डेफिनेटली इस बार भैया आपको आईटी के सवाल से भी डेफिनेटली करवाएंगे,
ठीक है ना। आईटी का सिलेबस भी वो भैया आपको कराएंगे। जैसे आप एंट्री करते हो 11वीं क्लास के अंदर, ठीक है ना, तो जो बच्चे साइंस साइड के होंगे उनको स्पेशली अलग से करवाया जाएगा, ठीक है ना। ये तो मेरा प्रॉमिस है, आपको करवाया जाएगा, मतलब आपको मजा आने वाला है डेफिनेटली, है ना। तो आपको सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए, ठीक है ना। और प्यार आपको तभी होगा जब आप घर पे जाके पढ़ते होंगे बेटा, ठीक है। तो आपका एम ये होना चाहिए कि जो भैया आपको पढ़ा रहे हैं आप उसको घर जाके प्लीज उसको बार बार पढ़ो। अगर आपको नहीं आता तो आप आके पूछो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे तो डेफिनेटली वो आपका जो सब्जेक्ट है ना वो वीक होने ही वाला है, होगा, डेफिनेटली होगा। और जैसे ही वीक हुआ आप काम चोरी करोगे, उसके बाद फिर वो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैथ्स के लिए, ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए है, और ऐसे ही किसके लिए है, फिजिक्स के लिए। बायो तो अलग हो गई भाई नीट में थोड़ी जाना है ना, बायो तो अलग हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती है ना, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो एनसीईआरटी आपके माइंड में होनी चाहिए, एक एक सवाल जो भैया असाइनमेंट्स आपको देते हैं वो आपके माइंड में होना चाहिए। नहीं होता तो बार बार पूछो, 10 बार बताएंगे भैया आपको, 10 बार डेफिनेटली बताएंगे। और जिस तरीके से भैया बताते हैं ना, आपने देखा होगा कि जैसे असाइनमेंट आपको बता, जब मेरे टाइम की बताता हूँ कैसे बताते थे। जैसे असाइनमेंट हुआ, तीसरा सवाल नहीं आ रहा, अरे इसको ऐसे कर ले, इसको ऐसे कर ले, इसको ऐसे कर ले, ऐसे होता नहीं होता, है ना। तो आपको पूछना पड़ेगा, आपको टीचर के पीछे पढ़ना पड़ेगा बेटा, तभी जाके आपका कुछ एम क्लियर होता है। जो आपने गोल डिसाइड किया ना तभी वो जाके क्लियर होगा, वरना नहीं होगा डेफिनेटली। मैं जैसे इतने बच्चों को टैकल करता हूँ भैया, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। जैसे एक क्लास है, एक क्लास में कम से कम 150 से करीब बच्चे होते हैं, तो 150 के 150 पढ़ने वाले नहीं रहते, कभी नहीं होंगे। आप में से जितने बच्चे होंगे ना सारे पढ़ने वाले नहीं होंगे, मैं मानता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जो नहीं पढ़ रहा वो पढ़ भी सकता है, समझ रहे हो। लेकिन उस पर उसको खुद पे वर्क करने की जरूरत है थोड़ा सा। और वो वर्क कैसे होगा, जब आप टीचर के पीछे पढ़ोगे। आपको बार बार, आपको इमोशनली भैया से पूछना है यार, मुझसे भैया मुझसे नहीं हो रहा यार। आप सारी बातें तो शेयर करते हो ना भैया से, तो आप ये भी तो पूछ लो ना यार, मेरा भैया मुझसे नहीं बन रहा, ये क्यों नहीं बन रहा, बताओ ना मुझे, मैं करवाऊंगा ना। और मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ भाई, सच में बता रहा हूँ कि भैया आपका क्लियर करा देंगे जो नहीं हो रहा तो। इतना तो मुझे भरोसा है मुझे, ठीक है। तो यही मैं बोलूँगा आपसे कि अगर आपको कोई गोल रखना है, अपना आईआईटी रखना है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे आईआईटी का किसी का दिख नहीं रहा मेरे को, है ना। तो इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फालतू में ये मेरे को बोलेंगे क्या भैया क्या बता रहे हो, किसको ले आए आईआईटी, मेरे को थोड़ी करनी है, ऐसा होता है ना। तो जिसको सीए करनी है वेल एंड गुड, आप सीए के अंदर जाइए, ठीक है ना। जिसको आईआईटी करना है, जिसका कुछ ना कुछ गोल है, आप उसके अंदर जाइए। लेकिन आपको बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। आपका बेसिक बेटा यही है कि आपको अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप किसी, जैसे सीयूटी होता है ना, सीयूटी टेस्ट होता है, हाँ सीयूटी होता है, हाँ कॉलेज इंटरव्यू। तो सीयूटी के लिए भी आपको आपका 11 12 बहुत ही मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। और मजबूत तभी होगा जब आपकी उस सब्जेक्ट पे पकड़ होगी। और पकड़ कैसे होगी, जब आप पढ़ोगे। और आप पढ़ोगे कब, जो भैया आपको करने के लिए देंगे वो आप क्लियरली पढ़ोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है ना। किसी का कोई डाउट है क्या? हम्म, अच्छा आईटी से करते क्या है? ओके गुड 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 गुड। आपने बीटेक का नाम सुना है? हाँ हाँ। जैसे हम 12th करते थे ना, 12th के बाद ना बीएससी करते हैं हम, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस। और एक हमारा होता है कि हम बीटेक, जैसे आपने यहाँ पे कॉलेज सुना होगा यार, ये वाला कॉलेज है बीटेक करवा रहा है, ठीक है ना। एक होता है नॉर्मल कॉलेज से बीटेक करना, एक होता है आईआईटी से बीटेक करना। दोनों में डिफरेंस होता है, देखो मैं बताता हूँ। एक है सिंपल कॉलेज, ठीक है ना, और दूसरा है आईआईटी। लोगों का सपना होता है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, ठीक है ना, और आईआईटी मद्रास। फिर बहुत सारे आईआईटी होते हैं, ठीक है ना। अब देखो आईआईटी से होता है क्या, जैसे आपने यहाँ से बीटेक करी किसी सिंपल कॉलेज से, ये किसी सिंपल कॉलेज से आपने क्या किया, बीटेक किया, क्या किया, बीटेक किया। जब आप यहाँ पर बीटेक करोगे ना, डिफरेंस बताता हूँ, पहले डिफरेंस बताता हूँ। बीटेक ना 4 तरह की होती है, मतलब कई तरह की होती है, वैसे ब्रांच वाइजेज होती है बीटेक।
तो बीटेक के अंदर ब्रांचेज होती है, जैसे मैकेनिकल ब्रांच होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होती है, ठीक है ना, सीएस होती है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, मेटलर्जी होती है, बहुत सारी ब्रांचेज होती है। अब डिपेंड ये करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट जगह, अब इसने कहा सर मेरे को तो ना कोडिंग अच्छी लगती है, मेरे को तो कंप्यूटर चलाना अच्छा लगता है, मेरे को उसमें बहुत मजा आता है, तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा तू ना कंप्यूटर साइंस ले। और कंप्यूटर साइंस लेगा तो गूगल में चला जाएगा, सिंपल सी बात है ना, कोडिंग बोर्डिंग करेगा। अब एक बंदे का आया कि सर मेरे को तो एयरटेल में जाना है, मेरे को तो एयरटेल की कंपनी में जाना है, ठीक है ना, और मुझे ना जैसे मैं ये सर्किट, जैसे पंखा चल रहा है ना, ये पंखा क्यों चल रहा है, कैसे चलता है, इसके अंदर जो सर्किट्स लगे रहते हैं, मुझे इससे बड़ा प्यार है, मुझे सर्किट को जोड़ने में बड़ा मजा आता है, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा बेटा तू ना इलेक्ट्रिकल ले ले, है ना। आपने देखा होगा जैसे आपके अंदर एलईडी, आपके घर में एलईडी लगी, जैसे ये एलईडी तो एक तरीके से, इसके पीछे ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, छोटी छोटी चिप्स लगी होती है, देखा आपने, तो यार इसको खोलोगे ना पीछे से, छोटी छोटी चिप्स लगी होंगी, है ना, कभी फेंक के मारे होगी कुछ चीजें ऐसे। हाँ बढ़िया, खोल के देखता है, एक प्लेट सी होती होगी, एक प्लेट है ना, ग्रीन कलर की, एग्जैक्टली exactly। तो उसमें बहुत, आप जब उसको देखते हो ना तो समझ नहीं होता कि पता नहीं क्या चल रहा है यार ये, है ना, लगता नहीं लगता यार, यहाँ पे कनेक्शन कर रखा है, यहाँ पे क्या है यार ये, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का काम है वो, समझ गए, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का काम है, सर्किट कैसे कैसे जोड़ा जाता है, तो ये आपको बीटेक के अंदर ही बताया जाता है सब कुछ, समझ गए। क्योंकि बीटेक के बाद ना आपको कंपनी के अंदर जाना है, बीटेक करने के बाद आपको कंपनी के अंदर जाना है। अब एक लड़का बोला सर मेरे को तो जैगवार अच्छी लगती है ना, लगती है, डेफिनेटली लगती होगी, जैगवार तो सबकी पसंद होती है ना, या मेरे को तो ना ये हंटर बाइक अच्छी लगती है, बुलेट जो है हंटर, मेरे को तो ये अच्छी लगती है, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा बेटा तू ना एक काम कर, मैकेनिकल ले ले, तेरे को उसमें इंटरेस्ट है तो, समझ रहे हो। तो ऐसे डिवाइड हुआ है सब कुछ, ठीक है ना। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे आपको सर्किट से प्यार है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में जाना पड़ेगा। आपको कोडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको कंप्यूटर से बहुत प्यार है, ठीक है ना, आपको एआई बहुत अच्छा लगता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, जैसे कोडिंग्स आपने पढ़ी होगी, सी, जावा, है ना, पाइथन, ओरेकल वगैरह बहुत सारी वो होती है, तो ये सब कंप्यूटर साइंस के अंदर ही पढ़ाया जाता है। और जितनी भी हमारी कंपनी वर्क कर रही है ना बेटा आजकल टाइम में, जितनी भी हमारी कंपनी है, जैसे टीसीएस हो गई, कॉग्निजेंट हो गई, बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है ना, तो ये सारी की सारी कोडिंग पे ही काम करती है क्योंकि आईटी कंपनी है। अब देखो, ये तो पता चल गया कि सिनेरियो क्या है ना, क्या क्या ब्रांचेस होती है, ये तो पता चल गया ना आपको। अब सुनो मेन क्या है। अब मैंने किसी सिंपल कॉलेज से, मैंने यहाँ से बीटेक किया, यहाँ का कोई सिंपल कॉलेज जो आपको अच्छा लगता हो, एनीबॉडी, कोई है? अरे किसी को एक आध कॉलेज तो पता होगा यहाँ का। हाँ चलो, ABES, हाँ ABES, है ना, ABS के भी दो कॉलेज है, एक तो आईटी कॉलेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कॉलेज है, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, इसने यहाँ से मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर साइंस से मैंने यहाँ से बीटेक किया। जैसे ही मैंने यहाँ से बीटेक किया, मेरे 4 साल पूरे हो गए, मुझे सब कुछ आ गया। इसके अंदर जो कंपनी आती है ना बेटा, कंपनी, वो एवरेज कंपनी आती है। क्या आती है? एवरेज कंपनी। एवरेज का मतलब बताता हूँ, छोटी मोटी कंपनी, इतनी अच्छी कंपनी नहीं आती इनके अंदर, छोटी मोटी कंपनी आएगी। अब छोटी मोटी कंपनी से क्या मतलब है? जो ये जिनकी मार्केट कैप वैल्यू इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, आपने यहाँ से बीटेक किया, जैसे ही आपने यहाँ से बीटेक किया तो जो आपका पैकेज होगा मिनिमम, जान वो तो आपकी नॉलेज पे भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो कम से कम ये मान के चलो कि आपका यहाँ से मिनिमम 3.5 से स्टार्ट होता है, लाख पर एनम, समझ रहे हो? 3.5 लाख पर एनम, मतलब 3.5 लाख आपको पूरे साल में मिलेंगे, समझ गए, पूरे साल, है ना। तो पर ईयर के हिसाब से होती है चीजें, ठीक है ना। तो अब डिपेंड करता है, यहाँ पे कंपनियां छोटे लेवल की आती है तो 3.5 से स्टार्ट होता है, तो मैक्सिमम 15 तक ही जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता, 15 या 20 तक। जो बहुत ही अच्छी कंपनी आ रही है तो वो एक बच्चा उठा के लेके जाएगी, वो भी 20 लाख में, बल्क में नहीं लेके जाएगी। जैसे लेटर सपोज मैं कह रहा हूँ टीसीएस आ रही है, टीसीएस कंपनी सुनी है आपने सभी ने, है ना, हाँ, एक आदमी सुनी होगी। तो टीसीएस कंपनी अगर आ रही है तो वो 3.5 का पैकेज देगी आपको और 10-15 बंदे उठा के लेके चली जाएगी। अगर मैं बात करूं कि मैंने कहा कि 1% यहाँ पर गूगल आ गई, 1% यहाँ पर गूगल आ गई, क्या गूगल 10-15 बंदों को उठा के लेके जाएगी? गूगल तो बहुत बड़ी कंपनी है।
तो उसको एक ही बंदा चाहिए, लेकिन उसको एक बंदा वो मक्खन चाहिए, पूरा मलाई चाहिए, एकदम तकड़े वाला बंदा चाहिए। तो वो उसको ज़्यादा पैकेज ऑफर करेगी कि हम आपको 25 लाख दे देंगे, आप आ जाओ, लेकिन वो उठा के एक दो ही लेके जाएगी, वो बल्क में लेके नहीं जाती कभी। समझ गए? तो यहाँ पे जो मिनिमम पैकेज होता है ना 3.5 से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम तो 15-20 तक ही जाता है। आप समझ गए? मतलब मिनिमम 3.5 है यहाँ से। अब मैं आईआईटी की बात करता हूँ। अगर मैं आईआईटी में जाता हूँ ना, तो यहाँ का स्टार्टिंग ही कम से कम 15 से 20 से स्टार्ट होता है। जो यहाँ का मैक्सिमम था वो यहाँ का मिनिमम है। समझ गए आप? जो यहाँ का मैक्सिमम था वो यहाँ का मिनिमम है। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ तक पैकेज जाते हैं। अभी मेरा एक दोस्त है आईआईटी गुवाहाटी में, वो पढ़ता है, ठीक है ना, उसने अभी एमटेक किया है, उसका 2.5 करोड़ का पैकेज लगा है। अमेजोन में। अमेजोन कंपनी सुनी है ना आपने? हाँ, अमेजोन में सॉफ्टवेयर में लगा। कंप्यूटर साइंस उसके पास ब्रांचेस थी। अब सोचो आप, मतलब अगर आप आईआईटी में जाओगे ना, तो आपको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, लिटरली आपको अलग नज़रिए से देखा जाता है। और आपका पैकेज इतना वाइड हो जाता है ना, इतना वाइड हो जाता है ना, मतलब आपने देखा होगा यार ये आईआईटीएन है, ही इज एन आईआईटीएन, बस नाम ही काफ़ी है, इसके अलावा तो कुछ बात ही नहीं होती। फिर बंदा देख लेता है कि यार ये आईआईटीएन है तो उसका पैकेज अलग ही लेवल का होगा। लेकिन यहाँ पे जाना ना बहुत मुश्किल है, इतना ईजी नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको कोई कंपनी ऑफर कर रही है इतना पैसा, ठीक है, तो यहाँ पे आईआईटी में कुछ तो पढ़ाया जाता होगा, कुछ तो अलग पढ़ाया जाता होगा, है ना। यहाँ पे इतना अच्छे लेवल का पढ़ाया जाता है ना, जो यहाँ पे प्रोफेसर्स रहते हैं ना, वो नासा में काम कर चुके हैं। समझ रहे हो आप? ऐसी ऐसी जगह काम कर चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी जगह काम कर चुके हैं ना, जो यहाँ पर पढ़ाता है आपको एक अलग ही आदमी बना देता है लिटरली। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अगर आप ये वाला पैशन चूज करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और मैं आपको यही बोलूँगा कि सब आईआईटी क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए अपने एम के हिसाब से चलो। लेकिन आपका एम डिसाइड होना चाहिए, आपका गोल डिसाइड होना चाहिए कि यार ये मेरा गोल है, मुझे उसी रास्ते पे चलना है, भटकना नहीं है। इसको सीए करना है तो उसके सीए पे ही जाना है, इसको भटकना नहीं है। तेरे को आईआईटी करना है, तेरे को आईआईटी पे ही जाना है, भटकना नहीं है बीच में। समझ गए? समझ गए क्या करना है? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो पैकेज का सिस्टम समझ में आया क्या होता है? तो यहाँ पे जो मिनिमम था, ठीक है, जो यहाँ पे मैक्सिमम था यहाँ पे मिनिमम है, और रेंज कितनी भी जा सकती है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी नॉलेज कैसी है। समझ रहे हो आप? बड़ी बड़ी कंपनियां उठा के लेके चली जाती है, एडोब, एडोब तो सुना होगा ना, एडोब उठा के ले जाएगी, एसेंचर, टीसीएस, कॉग्निजेंट, विप्रो, ऐसी ऐसी। जब मैं अपने टाइम पे था, जब मैंने बीटेक किया था, तो मेरा 3 कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था, है ना। एक तो विप्रो में हुआ, एक कॉग्निजेंट में हुआ, एक अर्बन क्लैप्स में हुआ। मैंने तीनों कंपनी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मेरे को अपने पैशन को फॉलो करना था, और मेरे को मज़ा आ रहा है आज। जितना पैकेज मेरे को वहाँ नहीं मिला, मेरे को इतना मज़ा यहाँ पढ़ाने में आ रहा है, उससे ज़्यादा पैकेज मुझे यहाँ मिल रहा है पीडब्ल्यू में। समझ गए आप? तो आप अपने पैशन को फॉलो करो, और जब अपने पैशन को फॉलो करोगे ना, तो आप उसको शिद्दत से करोगे, आपको मज़ा आएगा, किसी टाइम भी उठ जाओगे आप, क्योंकि वो आपका पैशन है। समझ रहे हो ना आप? अगर आपको किसी चीज़ से प्यार है ना, जैसे लेटर सपोज आपको मैथ से प्यार है, तो आप मैथ ना किसी टाइम भी करने उठ जाओगे, 3 बजे भी उठ जाओगे करने। आपके दिमाग में घूमता रहेगा। जैसे मैं अपने टाइम पे, मेरे को मैथ से बहुत प्यार था, भैया को पता है मेरे को कितना प्यार था मैथ से, बहुत ही अल्ट्रा लेवल का प्यार था। मैं आधे टाइम मैथ ही करता था। तो जैसे मुझसे कोई सवाल नहीं निकलता था ना, तो मेरे दिमाग में चलता रहता है निकला नहीं है, तो मैं रात के 2 बजे उठ गया एक दिन। तो मेरी मम्मी मेरे को कहती तू क्यों उठ गया रात में 2 बजे? मैंने कहा भैया ने एक सवाल दिया था, ये मुझसे हुआ नहीं, मैं इसको कर दूँ। और कभी कभी होता है ना, जैसे ना आप कोई हार्ड सवाल करते हो, आपने कोई हार्ड सवाल किया, और वो आपको कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, आपसे नहीं बन रहा, तो उसको छोड़ दो, आप उसमें टाइम वेस्ट मत करो। पता है क्यों? क्योंकि एट दैट मोमेंट आपका दिमाग नहीं चल रहा होगा, आप गलती पे गलती करते चले जाओगे। और वही सवाल आप जब आप 1 घंटे बाद करोगे ना, तो लगेगा भाई यार ये सवाल था, ये इतना हलवा सा सवाल था, लल्लू सा सवाल था यार, ये तो इसमें था ही क्या, और वो हो जाता है इजिली से। होता नहीं होता? तो जब भी कोई हार्ड सवाल है ना, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको छोड़ देना। आईआईटी का मैं आपको बताता हूँ, आईआईटी के अंदर क्या होता है ना, 300 मार्क्स का पेपर होता है बेटा, 300 का। क्या होता है? 300। अब इसके अंदर भी चीज़ें होती है, जैसे अब मैंने आपको आईआईटी बताया, ये एक होता है आईआईटी, एक होता है एनआईटी, एक होता है ट्रिपल आईटी, ठीक है ना, ट्रिपल आईटी, ठीक है ना। अगर आपको आईआईटी नहीं मिलता तो आपको एनआईटी मिलता है,
आपको एनआईटी भी आपको एनआईटी भी नहीं मिलता तो आपको ट्रिपल आईटी मिलता है। सर इसमें फ़र्क क्या है ना, यही सवाल आ रहा होगा ना। हम्म, है एमआईटी, एमआईटी अलग है इनसे, एमआईटी अलग है इनसे, ठीक है ना। अभी मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, एमआईटी अलग है बेटा, एमआईटी के बारे में बता दूँ, ठीक है ना। अब आईटी में जैसे आपके जैसे 300 नंबर का पेपर होता है, ठीक है ना, 300 मार्क्स का पेपर होता है। अब 300 में से आपको सिर्फ 110 नंबर चाहिए एनआईटी के लिए, आईआईटी के लिए नहीं, एनआईटी के लिए। कितना ईजी है ना, ईजी है कि नहीं? अरे ईजी है कि नहीं? क्या 300 में से 110 नंबर लाना ईजी है? हाँ ईजी है, मुझे तुमसे पूछना ईजी है? हाँ ईजी है। पता है कब है? हाँ, जब आप कंटिन्यू पढ़ोगे तब। क्योंकि अगर आप पेपर उठा के देखोगे ना आईआईटी का, है ना, तो आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है। ईजी है, डेफिनेटली ईजी है, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब ईजी है। क्योंकि कम से कम 10 से 12 लाख बच्चे पेपर देते हैं, और एक अगर एक दो नंबर इधर उधर होता है ना, तो हजारों का डिफरेंस आ जाता है रैंक में, ये आपको पता है। तो आईआईटी के लिए, आईआईटी में जाने के लिए आपको 300 में से कम 250 से ऊपर मार्क्स चाहिए, 250 अबव। हाँ क्लियर तो बेटा आपकी कैटेगरी के हिसाब से भी होता है, आपकी डिपेंड करता है कि कैटेगरी क्या है। जैसे जनरल होता है, एससी होता है, एसटी होता है, ठीक है ना। तो आज के टाइम में क्लियर करना ही सब कुछ नहीं हो गया ना बेटा। क्लियर तो आप कर लोगे, कट ऑफ तो आप क्लियर कर लोगे, लेकिन कट ऑफ से ही काम नहीं चलेगा ना आज के टाइम में। कट ऑफ ही मैटर नहीं करती ना। मेरे को तो एक अच्छा कॉलेज चाहिए ना, तो मेरे को एक अच्छा कॉलेज के लिए मेरे को एनआईटी, एक अच्छा एनआईटी चाहिए, तो मेरे को 150 से 20 के नंबर रखने पड़ेंगे। आईआईटी बोलता है कि 110 नंबर आप लेके आ जाओ, आपको एनआईटी मिल जाएगा। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ आप 110 का एम मत रखो, आप 150 का एम रखो। जब आप 100 का एम रखते हो ना बेटा 10th क्लास में कि मेरे मैथ्स में 100 आने चाहिए, तब जाके आपके 98 मार्क्स आते हैं, ये ध्यान रखना। तो कभी भी ये मत सोचना कि अगर आपने 110 सोचे तो आपके 110 ही आएंगे, नहीं आते। 110 सोचोगे तब 100 आते हैं, होता नहीं होता। तो सेम चीज़ यहीं पे है यहाँ पर। और आईटी की जो रैंक्स है ना, जो कट ऑफ है वो चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। इस बार 110 की कट ऑफ थी एनआईटी के लिए, है ना, अगले साल 120 हो जाएगी, या कभी 90 हो जाती है, वो घटती बढ़ती रहती है। लेकिन आपको एक जोन में आने के लिए तो आपको तो ज़्यादा ही नंबर रखने पड़ेंगे ना, समझ रहे हो ना, तभी तो आपको मिलेगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो पैकेज स्टार्ट होता है ना, यहाँ पर भी पैकेज यही मान के चलो कि 15 से 20 से स्टार्ट होता है। बट यहाँ पर टॉप लेवल की कंपनी आती है आईआईटी में, फिर एनआईटी में थोड़ा उससे नीचे लेवल की आती है। जैसे मेरा एनआईटी से था, तो मेरे में इतनी अच्छी कंपनियां आई थी, बट आईआईटी लेवल की कंपनियां नहीं आती, समझ गए आप, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो होता है बेटा, पहले आईआईटी, फिर एनआईटी, फिर ट्रिपल आईआईटी। इसके लिए आपको 110 नंबर चाहिए 300 में से, ठीक है। ये तो सिर्फ आईआईटी का हो गया। इसके अलावा अगर आपके 12th में मार्क्स आता है, आप बीएससी कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है ना। जैसे जितने भी टीचर्स होते हैं ना, बैचलर ऑफ साइंस करने के बाद पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में बीएससी करते हैं। जैसे मैथ से मैं बीएससी कर रहा हूँ, या मैथ से मैं, फिजिक्स से मैं बीएससी कर रहा हूँ, केमिस्ट्री से मैं वो कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ। फिर बीएससी के बाद हम एमएससी करते हैं, मास्टर ऑफ साइंस। जैसे बीटेक के बाद एमटेक करते हैं, मास्टर ऑफ साइंस। फिर एमटेक के बाद हम पीएचडी करते हैं किसी एक सब्जेक्ट में। ऐसे सिनेरियो चलता है स्टेप बाय स्टेप, समझ गए, क्लियर है, ठीक है ना। अब डाउट पूछो। एमआईटी भी कई तरीके के हैं, एक तो एमआईटी है अपना यूएस वाला, एक है एमआईटी यहाँ वाला, तो कौन से वाले की बात कर रहे हो? एमआईटी तो फिर यूएस में है, उसके लिए तो आपको मास्टर्स करनी पड़ेगी, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके है एक। आप पहले ये डिसाइड करो एमआईटी कौन से की बात कर रहे हो, समझ गए। इसके अलावा बताओ किसी की कोई क्वेरी? हाँ, 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 हम्म, हम्म, हाँ, क्या बोल रहे हो? डेफिनेटली कंप्यूटर ही रहेगी ना, डाटाबेस आता है, कंप्यूटर आता है, सब कुछ, सारे उसमें सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, जैसे मैंने बीटेक किया है,
तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता था, डाटा का सारा आता था, डेटा का आता था। और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में डाटा मतलब बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं। लेकिन जो आपको पढ़ाया जाएगा ना, वो कंप्यूटर साइंस के बारे में ही आपको पढ़ाया जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा, हमें भी पढ़ाया गया था। आपको सारी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना, जावा, पाइथन, बहुत सारी एसक्यूएल जैसे अभी चल रही है। जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा आप उसको पकड़ लो, क्योंकि आपको सारी लैंग्वेजेस तो नहीं आएगी डेफिनेटली, तो आपको एक तो पकड़नी पड़ेगी ना, एक पे कमांड रखनी पड़ेगी। आप एक को स्ट्रॉन्ग बना लो, फिर उसी को बेस बना के आगे चलो, ऐसे होता है। हम्म। हार्वर्ड, यार हार्वर्ड तो अलग है, हार्वर्ड तो बिल्कुल ही अलग है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो अलग है बेटा। देखो हार्वर्ड के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे लोग, आपने सुना होगा कि लोग कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं, सुना नहीं सुना, यूके जाते हैं, है ना। यार मेरे चाचा का लड़का तो यूएस गया है मास्टर्स करने, सुना नहीं सुना आपने। हाँ, आपके मामा का ही गया है, ठीक है। मास्टर्स करने गया है, क्या करने गया है, मास्टर्स। अब मास्टर्स कैसा होता है, देखो दो चीज़ें होती है। पहले ना, आप किसी कंट्री में जाते हो ना, तो आपको उसके लिए उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए, सिंपल सी बात है ना। आप फ्रांस जा रहे हो तो फ्रेंच आनी चाहिए, कनाडा जा रहे हो तो इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। लेकिन अपना तो इंडियंस का तो इंग्लिश में बुरा हाल रहता है ना। तो उसके लिए एक बैंड्स डिसाइड किया गया है। जैसे आइल्स हो गया, आपने आइल्स सुना, आइल्स और टॉफेल एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये आपके डिसाइड करता है अपनी इंग्लिश में आपकी पकड़ कैसी है, ठीक है ना। तो आइल्स और जो टॉफेल होता है वो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो एक इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है। किसका एग्ज़ाम होता है बेटा, इंग्लिश का। और इंग्लिश का जो आपका एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे आपको बैंड्स मिलेंगे, बैंड्स मतलब नंबर मिलेंगे, कि 10 में से आपको 7 बैंड्स मिले, तो 7 बैंड्स बहुत अच्छे बैंड्स होते हैं वहाँ पर जाने के लिए, ठीक है ना। तो आपने आइल्स दे दिया, आइल्स के बाद आपको फिर एक मास्टर्स का पेपर देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं जीआरई। जीआरई का एक पेपर देना पड़ेगा। सुना है आपने जीआरई, सुना है किसी ने, किसी ने नहीं सुना होगा अभी। तो वो केस अलग है, उस पर मत जाओ अभी, है ना। तो अभी तो आपको सिर्फ एम ये रखना है कि आपको जो 10th है वो कैसे क्लियर करनी है, 11th में कैसा मेरे को परफॉर्म करना है, 12th में मेरे को क्या करना है। आप तो तीसरी मंजिल की बात सोच रहे हो अभी बेटा, आप पहले नीचे वाले की सोचो। समझ गए आप मेरी बात। तो आपको उसको बिल्कुल गोल बना के चलना है, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, और किसी के यार सवाल आनी चाहिए तुम्हारे। हाँ, ऑफकोर्स परमानेंट शिफ्ट हूँ मैं वहाँ पर। हाँ, नहीं नहीं, मैं परमानेंट शिफ्ट हूँ, मैं पीडब्ल्यू में पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स में पढ़ाता हूँ, आईआईटी जे। बेटा 250 अबव आने चाहिए, 99 परसेंटाइल आने चाहिए। और वो डिसाइड करता है आपका आईआईटी। वो भी, देखो आईआईटी का जो एग्ज़ाम चलता है ना, वो 5 से 6 दिन एग्ज़ाम चलता है, ठीक है ना। अभी जनवरी में हुआ था एग्ज़ाम, 27 तारीख से लेके एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 3 तारीख तक चला था, 3 फैब तक या 2-3 फैब तक चला था उसमें। हाँ, 1 फैब तक चला था। हाँ, 26 से हुआ, स्टार्ट हुआ था, 1 तक चला था, 26 से 1 तक चला था। तो एक शिफ्ट में 2 पेपर होता है, वो भी आपके पेपर से डिसाइड किया जाता है कि आपकी कट ऑफ क्या रखनी है, वो आईटी डिसाइड करता है। जिसका पेपर ज़्यादा इजी आता है उसकी कट ऑफ हाई चली जाती है, और जिसका पेपर हार्ड आता है उसकी कट ऑफ थोड़ी कम चली जाती है। परसेंटाइल से डिसाइड होता है वो, समझ गए। और परसेंटाइल भी कैसे डिसाइड होंगे, पेपर से। अगर हार्ड पेपर बना है तो कट ऑफ कैसी जाती है हमेशा, कैसी जाती है। हम्म, समझ गए ना आप। तो वो डिपेंड करता है आपका, आपके आपकी किस्मत अच्छी है। कभी कभी ऐसा होता है कि यार आपकी किस्मत अच्छी है, पेपर इजी आ गया। लेकिन इजी आना आपके लिए खतरे की घंटी है पेपर। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मेरे साथ पेपर इजी आ रहा है ना, तो मैं सेफ हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। अभी एक बच्चे का, जिसको मैंने पढ़ाया था ड्रॉपर में, ड्रॉपर का बैच था, उस बच्चे के 300 में से 300 में से कितने थे, 224 मार्क्स थे। 300 में से 224 मार्क्स थे, पहली शिफ्ट थी उसकी। तो उसके कायदे से उसके 99 परसेंटाइल बनने चाहिए, 99.2 समथिंग परसेंटाइल बनने चाहिए, जो कि उसके नहीं बने। क्यों नहीं बने, क्योंकि वो शिफ्ट ही इतनी ईजी आ गई थी, उसकी कट ऑफ ही अलग कर दी। उसकी जो कट ऑफ थी 254 थी, सबसे हार्ड था। एक तो 20,
एक तो 28 वाला और एक फर्स्ट फेब वाला, वो काफ़ी हार्ड था। और एक बच्चे का जिसके 110 नंबर थे, सॉरी 123 नंबर थे 300 में से, उसके 98 परसेंटाइल आ गए। तो वो तो आईटी डिसाइड करता है, वो तो आईटी पे छोड़ दो आप। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जब भी आप कोई एग्जाम में बैठ रहे हो आईआईटी का कोई भी, आपको अपना 100% देना है, ठीक है ना। और अपना 100% आप तभी दे सकते हो जब आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, कारी नहीं करनी है। अब मतलब आपका वो वाला फेज स्टार्ट हो गया है ना बेटा, 10th 11th 12th, साधु बन जाओ। साधु 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 मैंने क्यों बोला, नहीं बड़ी, साधु क्यों बोला मैंने? साधु का काम क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? सारे काम छोड़कर अपनी तपस्या में लीन होना, उसका काम ये है सिर्फ। एक जगह बैठ जाएगा, लीन रहेगा, आपको भी वही करना है। कुछ नहीं करना, किसी से कोई दोस्ती यारी नहीं रखनी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाना, कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, समझ गए? सिर्फ मोबाइल में भी नहीं रहना 24 आवर्स, क्योंकि मोबाइल सबसे ज़्यादा आपके लिए डिस्ट्रैक्ट, मतलब आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट अगर कोई चीज़ करती है वो मोबाइल है। जब बड़े इंसान, जब हम जैसा कोई डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, अभी तो आप बच्चे हो, समझ रहे हो? तो मोबाइल से बिल्कुल दूर रहो, ठीक है ना। और अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखा करो थोड़ा सा, ठीक है ना। और बताओ कुछ, किसी का कोई डाउट? अरे किसी का कोई डाउट है तो पता चला क्या करना है क्या नहीं करना। यूपीएससी, यूपीएससी में तो आप फिर आर्ट साइड भी ले सकते हो। देखो आप यूपीएससी आप कोई सी भी फील्ड लेके कर सकते हो, आप कोई सी भी साइड लेके कर सकते हो। आप चाहो तो आप साइंस साइड भी ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। जैसे मेरे काफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीटेक के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जो कि मैं उनको बोलता हूँ एक गलत डिसीजन है। हाँ मैं ट्वेल्थ के बाद बताता हूँ। देखो ट्वेल्थ के बाद ना आप क्या करो ना, पहले आप ऐसे सब्जेक्ट लो जो इस पे आपकी पकड़ मजबूत हो। पकड़ इन द सेंस, जैसे आपको पता है कि यूपीएससी के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, सिविक्स आता है, मतलब पूरे अपने इंडिया के बारे में तो पता ही होना चाहिए। और इंडिया के बारे में कब पता होगा? जब हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी हमने इसमें इनमें हमने कुछ किया हो, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे आप हिस्ट्री से करना चाहते हो तो आप हिस्ट्री में बैचलर कर सकते हो, समझ गए आप? ठीक है। तो आप क्या करो, या तो आप सिविक्स ले, सर होता है ना, यही होता है ना। आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर कोई भी डिग्री ले सकते हो, हिस्ट्री के अंदर डिग्री ले सकते हो, ठीक है ना। ज्योग्राफी के अंदर कोई डिग्री ले सकते हो। तो ये ट्वेल्थ के बाद आपको करना है। लेकिन अगर अभी आपको डिसाइड करना है कि यार मेरे को तो अभी से यूपीएससी करना है, ठीक है, तो अभी आपके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप साइड बाय साइड पढ़ते रहो उसको। क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है कि हम अपने बच्चे को आर्ट्स नहीं दिला सकते, नहीं दिला सकते। अगर मेरा बच्चा होगा, अगर मेरे बच्चे का गोल बिल्कुल डिसाइड है ना, तो मैं उसको आर्ट्स दिलाऊंगा, मैं थोड़ी दिलवा दूंगा, मैं थोड़ी रिस्क खेलूंगा। या बच्चे को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं आर्ट्स ही लूंगा, मेरे को यूपीएससी ही करना है, मेरे को कोई नहीं रोक सकता, तो मैं कर लूंगा। आपको अपने टीचर्स को भरोसा दिलाना पड़ेगा, आपको अपने पेरेंट्स को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि मेरे को आर्ट्स दिलाओ, मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, आप डेफिनेटली कर लोगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बंदा यूपीएससी कर रहा है और आप यूपीएससी में लग जाओगे, तो ये चीज़ गलत है। किसी को देख के मत बढ़ो आगे, अपना गोल डिसाइड रखो, ये मेरा, यहाँ पे मेरे को जाना है, सीधा जाना है, ये मेरे को करना है, तो साइड बाय साइड उसको पढ़ते रहो। आपको आर्ट्स लेना है, देखो नहीं लेगी वो आर्ट्स, समझ गए आप मेरी बात? तो अगर आपको करना है, आपको यूपीएससी करना है, तो आप साइड बाय साइड पढ़ो, अभी के लिए तो साइड बाय साइड पढ़ो। डेफिनेटली बेस तो वही है। मैंने भी बीच में स्टार्ट किया था यूपीपीसीएस का, उत्तर प्रदेश वाला जो होता है, मैंने भी स्टार्ट किया था, मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मेरे पास लोड ही इतना है, मेरे पास बच्चे, मेरे बच्चे पीछे ही नहीं छोड़ते मेरा, डाउट्स वाउट्स ये वगैरह वगैरह, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद से टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आपका एम
डिसाइड है, आपको ये गोल डिसाइड है कि मेरे को ये करना है, तो आपको अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको रास्ता सब कुछ पता होना चाहिए, मेरे को वहाँ जाना है सीधा, आपको भटकना नहीं है। समझ गए आप मेरी बात? जैसे आपको यूपीएससी करना है तो आप अभी से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स पढ़ना, एक एक चैप्टर रोज पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो ये आप जा सकते हो। और फिर सिंपल सी बात है, अब जैसे मेरे को नासा में जाना है, एक बता रहा हूँ, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरे को नासा में जाना है, तो मैं उसी रास्ते पे जाऊँगा ना। मैं क्यों एम्स, क्यों मैं बायो लूँ, क्यों मैं बायो लूँ? क्योंकि बायो तो मेरी किसी काम की नहीं है ना, समझ रहे हो ना? फिर मैं फिजिक्स में कुछ करूँगा तो मैं नासा जाऊँगा, लेकिन बेस तो 11 12 ही है सब चीज़ के लिए। तो 11 12 आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे, वहाँ से नहीं आपको भटकना। और बाकी जो आपको भैया बताते हैं वो डेफिनेटली आपको अच्छा बताते हैं, तो जो वो आपको बोलते हैं आप उसी रास्ते पे चलो, वो आपको कभी, मतलब आपको ऐसा, मतलब हमेशा बहुत अच्छा गाइड करेंगे, ठीक है ना? आपको यूपीएससी, बीएससी, एमएससी जो करना है आप कर सकते हो, लेकिन मेहनत, मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, आपको साधु तो बनना ही पड़ेगा। समझ गए? और बताओ, किसी का कोई डाउट है? बड़े खतरनाक बच्चे भैया आपके तो, मेरे को इतना तो, मेरे इतना माने नहीं पूछा यार किसी ने। हम्म, मैं सोच क्या, 21 LP। नहीं, मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। 21 22 ऐसे चलता रहता है, तो कट कर देना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मतलब ना लाइफ में डेफिनेटली पैसा मैटर करता है, लेकिन पैसा ना आपको तब मिलता है जब आप अपनी चीज़ों को फॉलो करते हो, आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, अब डेफिनेटली आपको पैसा मिलेगा, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे को पैसा मिलता है उस चीज़ का। भैया आप पढ़ाते हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, तो उस चीज़ का उन्हें डेफिनेटली दिखता है यार वो। समझ गए? तो वो हर चीज़, हर फील्ड में पैसा, हर फील्ड में पैसा है, इतना ना आप सोच भी नहीं सकते, इतना है। बट लेकिन उस चीज़ पे आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको ना उसके लिए डूबना पड़ेगा, कहीं ना कहीं प्यार करना पड़ेगा उस चीज़ से, तो डेफिनेटली आपको चीज़ मिल जाएगी। और ये पैसा ना कुछ दिन तक ही अच्छा लगता है, मैं लिटरली बता दूँ, अब हमें तो इतना नहीं लगता। हमें तो बच्चों का प्यार मिल जाता है ना, वो सबसे अच्छा है। जैसे भैया को डेफिनेटली एक, देख सैलरी तो देखो अलग मैटर करती है, पैसा एक अलग मैटर करता है, लेकिन जो आपका प्यार होता है ना वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है, हम जो है ना वो आपसे ही है, तुम्हारे भी नाम कुछ नहीं है भाई यहाँ पर, सही में मैं आपको बताऊँ। हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप ही होते हो। मैं क्लास में एंटर करता हूँ तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं। भैया एंटर करते हैं ना तो उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे हैं। फीस वीस पैसा वैसा सब बात की बात है यार ये, लेकिन एक टीचर से जो बच्चे का कनेक्ट होता है ना, एक जो इमोशनल कनेक्ट होता है, हर चीज़ का जो कनेक्ट होता है वो एक अलग लेवल का होता है। आप उसको बीट नहीं कर सकते, आप उसको पैसे से तोल ही नहीं सकते, कोई मैच ही नहीं है। समझ गए? तो पैसा तो ठीक है, वो तो मिलता है, पढ़ाते तो मिलता है। इसके अलावा किसी का और कुछ? क्या वो नींद आ रही है क्या? बोर हो गई? अच्छा ऐसी ही है। हाँ बेटा बताओ। देखो मैं सही बताऊँ ना, मैं आपको सही बताऊँ ना, मैं आपको सही गाइड करूँ तो आप आईसीएससी में ही रहो। हम्म। देखो भैया, आपके अकॉर्डिंग सीबीएसई और आईसीएससी में मतलब बेटर कौन सा है? आपके अकॉर्डिंग आईसीएसई और सीबीएसई देखा जाए तो? हाँ एग्जैक्टली exactly. नहीं करता। जबकि वो अपने ग्रुप में कुछ है नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए आईसीएससी क्यों बेस्ट है, जैसे भैया ने बताया। देखो जब मैं सीबीएसई में था ना,
तो मेरे को कहीं ना कहीं ये रहता था कि यार इनके पास तो आईसीएससी वालों के पास तो सिर्फ एक ही बुक है, ये सब कुछ इसी से पढ़ रहे हैं, जो भैया असाइनमेंट देते हैं यार ये तो इनके हाथों से सोल्यूशन मिल जाता है यार इसका। मतलब आपकी बुक में इतना कंटेंट भरा हुआ है ना, इतना कंटेंट भरा हुआ है ना, आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और एक सबसे अच्छी बात जो मेरे को आईसीएससी की लगती है, आप जो पढ़ोगे ना आपकी बुक से ही आएगा, सबसे अच्छी बात। 100 आउट ऑफ 100 बहुत इजीली लाया जा सकता है। मैंने सेंट जोसेफ के ही बच्चे पढ़ाए थे यहीं पे, जब पढ़ाए थे तो कई बच्चों के 99 100 मार्क्स भी आए, लेकिन उसके बाद तो मेरी फील्ड ही अलग होगी, मैं चला ही गया यहाँ से। लेकिन आईसीएससी के अंदर सिर्फ आपको जो एससी वर्मा आती है ना, इनकी एससी कौन सी बुक होती है, सरीना सलीना करके, हाँ सरीना जो भी होती है वो मोटी सी होती है ना, हाँ उसी को फॉलो करना है सिर्फ, इसके अलावा आपको कोई कुछ फॉलो नहीं करना। लेकिन सीबीएसई वाले बेचारे भटकते रहते हैं, पहले वो एनसीईआरटी लगा लेंगे, वो उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते, फिर मैं बोल दूंगा यार तू कुछ मत कर, तू भाई यू लाइक ले या यू लाइक कर ले, फिर वो यू लाइक कर लेगा बेचारा, ठीक है ना, फिर वो यू लाइक भी कर ली, फिर उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, भैया अब क्या करूँ, भैया पिछले 10 साल के पेपर लगा ले, फिर वो लगाने लगा, मतलब वो कन्फ्यूज ही रहता है, ऑल टाइम वो कन्फ्यूज ही रहेगा, आपको लिटरली बताऊँ। फिर भैया के बाद में असाइनमेंट कर लेगा गिने चुने, भैया की टेस्ट सीरीज कर लेगा, वो तो उसका भी पूरा जाता है कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन लेकिन उसको कभी तब भी ये डर रहता है यार कहीं बाहर से क्वेश्चन ना आ जाए, उसके मन में ये डर बना ही रहेगा, ऑल टाइम बना रहेगा। तो आई विल सजेस्ट यू कि जो आप पढ़ रहे हो ना, अपनी बुक से पढ़ रहे हो और बेस्ट पढ़ रहे हो और वो पढ़ते रहो, लेकिन वो भी उसका भी एक क्वेश्चन लगना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया। अगर आप अपनी सलीना वाली बुक लगा रहे हो ना, तो आपको आर डी शर्मा करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर इतना कंटेंट है ही नहीं, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई तू आर डी शर्मा कर, बट आपके बुक के अंदर तो ऑलरेडी इतना कंटेंट, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको आईआईटी का एम है तो आईआईटी के एम के लिए हम अलग से बुक डिसाइड बताते हैं आपको कि ये पढ़नी चाहिए आपको, लेकिन 11th 12th के लिए तो आपके लिए आपकी बुक बेस्ट है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना अभी। आईआईटी बाकी आईआईटी के लिए भैया आपको बता देंगे आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए मैथ्स की, आप कौन कौन सी पढ़ सकते हो। तो वहाँ पर हमें कमी बंद कर दिए यहाँ पर। देखो मैं डमी के बारे में बताता हूँ, मैं थोड़ा बता देता हूँ उनको डमी के बारे में। हाँ वैसे वो खत्म हो गया, यहाँ पे तो खत्म हो गया शायद, डिस्टर्ब होते थे, ठीक है। देखो डमी में क्या होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं स्कूल नहीं जाना चाहते, है ना, उनको स्कूल से मतलब ही नहीं है कि भाई मेरे को नहीं जाना है स्कूल, मेरे को तो आईआईटी करनी है। तो वो क्या करते हैं ना, किसी स्कूल में बात कर लेंगे, है ना, किसी स्कूल में उन्होंने बात कर ली कि सिर्फ हम पेपर पेपर देने आएंगे, हम स्कूल में नहीं आएंगे। समझ गए आप मेरी बात। जैसे आप अभी सेंट जोसेफ में पढ़ते हो, तो आपने सेंट जोसेफ में जाके अपने टीचरों से सेटिंग कर ली या कुछ कर लिया, पैसा वैसा उनको दे दिया, और देने के बाद आपने ये बोला कि मैं तो सिर्फ एग्जाम देने आऊँगा, घर पर ही बैठूंगा। लेकिन आपको उससे क्या सीखने को मिला, कुछ सीखने को मिला? स्कूल की एक्टिविटी भी तो बहुत जरूरी होती है भाई। तो डमी स्कूल कहीं ना कहीं बच्चों के लिए इसलिए बंद किया गया होगा, सरकार ने इसलिए बंद किया होगा, किया होगा डेफिनेटली, कि उनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जो उनको चाहिए हो। समझ रहे हो, कहीं ना कहीं बच्चा अपना नॉलेज लैक कर रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो वो बंद हो गया, वैसे गुजरात में नहीं हुआ है बंद, हाँ इधर तरफ बंद हो गया होगा। हाँ तो आपको करना है ना, तो आप डमी स्कूल मत लो, डमी स्कूल से कोई फायदा नहीं है ना। हाँ तो डमी तो रहने ही दो, आप डमी का तो दिमाग में रखो ही मत, आप सिर्फ ये रखो मैं पैरेलली चलाऊंगा चीज़ें। 11th 12th की अलग पढ़ाई होती है, कुछ नहीं होता। पीसीएम ही करवाते हैं, अलग से कुछ नहीं करवाते। अलग से कुछ नहीं करवाते। और देखो मैं आपको उसका नुकसान बताता हूँ, उसका नुकसान क्या होता है। जब मैं आईटी की तैयारी आपको करवाना हूँ ना, तो मैं आपकी आईटी की तैयारी में सिर्फ मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करना है, मिनटों में कैसे उड़ाना है। समझ गए आप, है ना।
मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट कैसे करके आ जाना है, क्योंकि आपके पास आईआईटी के जब आप पेपर देने बैठोगे तो आपके पास टाइम नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन मार्क करना है। लेकिन जब आप स्कूल में रहते हो डेफिनेटली आपको 11th का एग्जाम तो देना पड़ेगा, है ना। लेकिन मैंने तो आपको ये सिखाया है कि आपको क्वेश्चन को कैसे मार्क करना है जल्दी से, और मैं आपको बोलूँ कि आपको उसका सोल्यूशन करना है तो आप उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो आपको सिखाया ही नहीं गया। तो इसलिए 11th में मार्क्स लाने के लिए, 12th में मार्क्स लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है सब्जेक्टिव में कि आपको लिखना आना चाहिए। और लिखोगे कब आप? लिखोगे कब? जब आप स्कूल में होंगे यार। आप सिर्फ क्योंकि कोचिंग, क्योंकि मैं तो एक आईटी वालों को बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे को तो पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मैं तो उनको सीधा ये बताता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी कैसे करना है। मैं तरीका नहीं बताता करने का। मैं ये नहीं बताऊंगा कि बेटा पहले वी नोडेड लिखो, ये क्वेश्चन फॉर्मूला लिखो, ऐसे लिखो, प्रेजेंटेशन नहीं बताऊंगा मैं उसको ये बताऊंगा इसको मिनटों में कैसे उड़ाना है क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं है करने का। लेकिन जब आप 11th का एग्ज़ाम दोगे, जब आप 12th का एग्ज़ाम दोगे, और जब आपका जो एग्ज़ामिनर होगा वो आपकी कॉपी चेक करेगा, तो वो किस बेस पे आपको डिसाइड करेगा? आपकी कॉपी से। एक एग्जामिनर हमेशा आपकी कॉपी से आपको डिसाइड करता है ये बच्चा कैसा है। वो नहीं जानता, वो नहीं जानता तनिष्का कौन है, वो नहीं जानता राहुल कौन है, वो नहीं जानता मीना कौन है, कोई किसी का नाम नहीं जानता। वो तो सिर्फ आपकी कॉपी बता देगी कि ये बच्चा पढ़ने में कैसा है। सर ऐसे ही होता है नहीं? बच्चे की कॉपी बता देती है कि ये बच्चा पढ़ने में कैसा है। और वो कब पता चलेगा? जब आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपने तरीके से लिख रखा होगा चीज़ें। और ये तरीका मेरे को भैया ने सिखाया। मैं भी, कि आप ये भी आपको बता दूं कि प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट कैसे करना है चीज़ों को। और तरीका होता है बेटा लिखने का। आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना, आंसर आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, तो आपको डेफिनेटली आपका टीचर आपको मार्क्स देता है। आप हवा में ही लिख दोगे, उड़ा दोगे, कुछ भी पता ही नहीं चल रहा, तुम्हें खुद नहीं पता कि लिखना क्या है, आप लिखे जा रहे हो कुछ भी, है ना, फॉर्मूला साइड में नहीं लिखा, तो मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए स्कूल ज़रूरी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप में लिख रहा है ना, हमें तो मार्क्स चाहिए ना 11th 12th में, तो वो तभी आएंगे जब हम लिखेंगे। सही बोल रहा हूँ ना? और पूछो। हम्म। जो आपके सेकंड वाले सर है ना, उन्होंने सही बताया। देखो, जब मैं 12th में था तो मेरे पास फिजिकल था। फिजिकल में मेरे मार्क्स तो आ गए, लेकिन जब मैं बीटेक के फर्स्ट ईयर में आया तो बीटेक के फर्स्ट ईयर में सबसे पहले मेरा दिमाग खराब करा सी ने, लैंग्वेज सी ने। अब लैंग्वेज सी तो मेरे को आज तक किसी ने पढ़ाई नहीं थी, है ना। मेरे को एक कोड लिखने के लिए दे दिया, अब मेरे को तो आता ही नहीं था, मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने आज तक वो पढ़ी ही नहीं है। और जो कोई चीज़ आपने पढ़ी नहीं तो आप उसको कर कैसे लोगे? तो आप हमेशा क्या करो, फिजिकल साइंस लो ही मत। अगर आपको बीटेक करनी है तो आप कंप्यूटर ही लो, बेस्ट है। क्योंकि वहाँ पे आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। आप ऑलरेडी पहले सी पढ़ चुके होंगे, आप जावा पढ़ चुके होंगे, आप पाइथन पढ़ चुके होंगे पहले से ही थोड़ी थोड़ी। तो वहाँ पे तो आपको सिर्फ एडवांस सिखाया जाएगा। अब आपको बेसिक ही नहीं पता है, आपको सीधा कोड लिखने के लिए दे दिया, आप कैसे लिख लोगे? और मेरे साथ यही हुआ था। जब मैं बीटेक के फर्स्ट ईयर में आया, मेरी मैम ने मेरे को बोला कि आपको ये कोड लिखना है। अब मोहित सर को तो आता ही नहीं था भाई वो कोड लिखना, क्योंकि उन्होंने तो कभी सी पढ़ी ही नहीं। 12th क्लास में तो मेरे पास फिजिकल थी, तो मेरे को तो जब बेस ही नहीं पता तो मैं क्या कर लूँगा। इसलिए वो बेस्ट तरीका यही है कि आप 12th में सब्जेक्ट एडिशनल जो लेते हो कंप्यूटर लो, उसका फ़ायदा होगा। समझ गए? कंप्यूटर आपको क्या पसंद है? अच्छा, आपको पसंद क्या है? देखो, 12th में तो हम एडिशनल में कंप्यूटर ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, हिंदी भी लेते हैं कुछ बच्चे, है ना, फिजिकल साइंस ले सकते हैं, यही तीन सब्जेक्ट, तीन चार सब्जेक्ट ही ले सकते हैं। और कोई एडिश तुम्हारे में नहीं होंगे, हमारे में थी सीबीएसई में, है ना। एडिशनल में कोई लैंग्वेज भी ले सकते हैं। इंग्लिश में एडिशनल में थोड़ी होती है इंग्लिश, वो तो कंपलसरी होती है। इंग्लिश तो कंपलसरी है। हाँ। हाँ, एक अलग से लैंग्वेज जो होती है।
जैसे फ्रेंच, जर्मन, ब्रिटिश, ये भी होती है एडिशनल में, ये एडिशनल में होती है। हाँ, ऐसे भी ले सकते हो। हाँ, इंग्लिश की कोई चॉइस नहीं है, वो तो कंपलसरी है। हाँ, उसकी कोई चॉइसेस नहीं है। सिर्फ एक बच्चे की डाउट्स है, इसके अलावा किसी का डाउट नहीं, पीछे से किसी का डाउट नहीं है। क्या कह रहा सर, हम तो कर लेंगे जो हमारा मन करेगा। और बता रहे हो सर आप। बात तो आप बच्चा पढ़ रहा है, अगर कुछ टेस्ट दिया अटेम्प्ट हुआ कि बच्चे के फर्स्ट अटेम्प्ट में परसेंट, और साथ में कास्ट सिस्टम वो एस कास्ट का है, और दिल्ली से भी पढ़ा है, लड़की भी है और कोटा भी है। सर 99% तो ऐसे ही बैठ गया। देखो सही बात है, मतलब बच्चे आपके बड़े मतलब क्यूरियोसिटी वाले हैं। देखो ना, हमारे समाज में ना, मतलब हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें डिसाइड करी गई है पहले से ही, है ना। ये जनरल कास्ट का है, ये त्यागी है, गुज्जर है, समझ रहे हो ना। भाई वो तो सरकार डिसाइड करेगी ना, हम उसको नहीं कर सकते। और देखो कहीं ना कास्ट सिस्टम सही भी है, मैं आपको सही बताऊं तो। देखो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, वैसे मैं कास्ट के मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता, वो हमारा दायरा नहीं है ना, पार्ट नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ हम उसको क्यों नहीं हटा सकते। देखो आपको तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है पढ़ने की, आपके माँ बाप आपको पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है ना जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। बिहार में ऐसी बहुत सारी जगह है, समझ रहे हो आप। सबके पास पैसा नहीं होता बेटा। आप तो बहुत अच्छा, आप तो किस्मत वाले हो कि आप यहाँ पर हो। बहुत से तो ऐसे हैं जो बाहर रोड पे बैठे हैं, और वो भी पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े। समझ रहे हो ना। तो गरीबी हमारे देश में बहुत है, तो गरीबी की वजह से कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। हमारा देश यूएस नहीं है कि पैसा ही पैसा है हमारे पास, समझ रहे हो ना आप। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें सही भी है, कहीं ना कहीं चीज़ें गलत भी है। हम उसको बिल्कुल सही भी नहीं बता सकते, ठीक है ना। वो तो एक बहुत लंबा टॉपिक है, एक्सट्रीम टॉपिक है, उसको तो मैच नहीं कर सके, कास्ट सिस्टम को क्यों नहीं हटा सकते। ये तो यूपीएससी वाला टॉपिक हो गया एक, है ना। हाँ, इंटरव्यू में यही पूछा जाता है ज़्यादातर। जब यूपीएससी का इंटरव्यू होता है ना, तो सामने वाला पूछ लेगा कि आप जनरल कास्ट से हो, है ना, आप इस कास्ट से क्यों नहीं हो, अगर आप इस कास्ट से होते तो क्या होता। एक सिनेरियो रख देते हैं, क्या अगर हम कास्ट सिस्टम को हटा देते तो हमारे समाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। तो वो यूपीएससी में सिखाई जाती है सारी चीज़ें, ठीक है। वो तो हमारे दायरे से बाहर है, आप उसमें मत घुसो। आप सिर्फ ये रखो कि मेरे को अपना 100% देना है। आपको क्यों ही कोटा लेना, आप जनरल में रहो ना। आपको क्यों SC ST में घुसना है, मत घुसो ना। अगर आप अपना 100% दोगे ना, तो जो आपके साइड में ही बैठा है ना, ये तो ये ऑटोमेटिक ही नीचे हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। सिर्फ 100% देने का तरीका वो होता है। मैं कर रहा हूँ ना, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपना 100% दूंगा। अगर मैं अपना 100% दूंगा ना, तो साइड वाला जो टीचर है वो अपने आप नीचे हो जाएगा। चलता है, इसी नहीं तो चलता है। ऐसे ही आप बच्चों में, आप अपना 100% आप किसी से कॉम्पिटिशन मत करो। मैं कह रहा हूँ एक क्लास है ना, तो आप किसी से कॉम्पिटिशन मत करो, किसी से भी मत करो। उसको देखो भी मत उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, बस ये रखो जो भैया ने पढ़ाया है और जो मैंने पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा है, और मैं कोशिश करूंगा मैं अपना 100% दूंगा। तो डेफिनेटली आप जब रिजल्ट आएगा ना, तो आप ऊपर ही दिखोगे, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो सब नहीं सोचते। 100% वाला वो सिर्फ एक आदि सोचता है कि मैं अपना 100% दूंगा, जिसने ये देता है उसका रिजल्ट आ जाता है। हाँ, तेरा क्या क्वेश्चन था। यही था। उसका मैं इम्पैक्ट बताता हूँ क्या पड़ता है। उसका इम्पैक्ट मैं भैया बताता हूँ क्या पड़ता है। हम SC ST से चले भी गए आगे, मेरे कम मार्क्स में मैं आगे चला भी गया, क्या मैं IIT क्लियर कर पाऊंगा। हाँ, मैं IIT क्लियर कर पाऊंगा। अगर मेरे 300 में से अगर मेरे 300 में से 80 नंबर आ गए, लड़की का कोटा भी लग गया, SC ST का भी लग गया, सारे कोटे लग गए मैं कह रहा हूँ, और 80 मार्क्स में मैंने IIT में एंट्री मार ली दिल्ली में। आप कब तक एग्जिस्ट कर सकते हो वहां पर। आपका दिमाग थोड़ी है उस लेवल का, आप तो कोटे से आगे बढ़े हो ना यार। नॉलेज नहीं मिलेगी आपको, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप कैसे न कैसे करके पास कर जाओगे।
सेकेंड सेमेस्टर में आप घर आ जाओगे, यही होगा। तो कोटा तो एक अलग से बेनिफिट के लिए है, बट कोटा ही ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी नॉलेज डिसाइड थोड़ी कर लेगा कोटा। तो सब कुछ खेल नॉलेज का है, नॉलेज है तो आप आगे बढ़ सकते हो, वरना आप सब जगह से गिर जाओगे। आईटी में जाने के बाद भी बच्चे आते हैं भाई वापसी, क्योंकि वहाँ पे भी तो एग्जिस्ट करना है ना यार, आपको वहाँ पे भी तो रहना पड़ेगा ना, वहाँ पे भी तो आपको प्रोफेसर का सामना करना पड़ेगा ना, आपको टास्क दिए जाएंगे, आपको एग्जाम में मार्क्स लाने पड़ेंगे। सिर्फ आईटी में जाना ही ठीक नहीं है, आईटी में रहना भी बहुत बड़ी बात है। एग्जाम भी तो देने पड़ेंगे ना, एग्जाम दोगे तो क्लियर भी करने पड़ेंगे, क्लियर नहीं होंगे तो घर का रास्ता। वो पता चल जाता है कि कोटे से आया कैसे आया, वो तो पता चल जाता है। समझ गए? और बताओ। और क्या, वो अपनी मेहनत से थोड़ी गया वहां पर, मेहनत से गया, बता नहीं गया। 80 मार्क्स में कोई मेहनत थोड़ी है। जिस बच्चे ने 300 में से 250 नंबर लेके आया, 300 में से, और तू 80 नंबर लेके आया, तो तू डिजर्व करता है, वो डिजर्व करता है? बता ना, खुद बता, वो डिजर्व करता है ना, तो आप तो कर ही नहीं पाओगे यार। और उसके माइंड का सोचने का तरीका भी आपसे बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि वो मेहनत से गया है, उसने 250 नंबर लेके आया, वो कोटे से नहीं गया। पूछो पूछो, क्या गुपचुप कर रहे हो? पूछो, मैं आज ही हूँ बस। क्या बोलना चाहिए? ये तो आप नेट पे पढ़ लेना, नेट पे आपको बहुत अच्छे से दिखेगा ये चीजें। गूगल करना थोड़ी देर। हाँ, जो आपके ऐसे मतलब माइंड्स में आते हैं ना चीजें, कि कास्ट सिस्टम क्यों है ना, क्योंकि हम उस चीज़ें पे बोल नहीं सकते। हाँ हाँ, और यूपीएससी के लिए तो बहुत जरूरी है ये चीज़ें, क्योंकि आपको यूपीएससी के लिए आपको डिबेट करना बहुत आना चाहिए। आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए ना, कुछ भी दे दिया जाए, तो आपको उस पर डिबेट करनी आनी चाहिए, और आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा उसके लिए, चाहे आप गलत भी हो, कि मैं सही हूँ। यही यूपीएससी आपको सिखाता है। क्योंकि जब डीएम बनोगे ना, तो डीएम डीएम क्या, डीएम हमेशा सही सही मतलब सही चीज डिसीजन सही लेता है? हमेशा नहीं लेता। हर डीएम हर डिसीजन सही नहीं लेता, लेकिन वो अपने डिसीजन को ऐसे दिखा देता है कि मैं ही सही हूँ। वो सामने वाले को ऐसे प्रिटेंड कर देगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं ही हूँ बेस्ट। समझ गए? तो अभी आप अपना गोल क्या रखना है आपको, क्या रखना है अभी आपको गोल? फर्स्ट, कंसेप्ट रजिस्टर तो आपको रखना ही रखना है। आपके बैग में कंसेप्ट रजिस्टर होना है भैया, इनको कंसेप्ट रजिस्टर दे देना, उसके बारे में बता देना। हाँ, है ना, वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी लाइफ में उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा है ना। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो इससे बच्चे बच्चे भी छप गए हैं ना। बहुत बढ़िया बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। मैंने तो मैंने तो जब हमारे टाइम पे तो ये वाले रजिस्टर नहीं थे, तो मैंने तो यहीं से एक त्यागी की दुकान है यहाँ पर, किसी ने सुना होगा। हाँ, भैया ने उस टाइम परचेज हमें करवाए थे। हाँ बढ़िया। हाँ, बस ऐसे ही रजिस्टर बनाओ। बहुत बढ़िया बढ़िया। अब देखो, मैडम ने यहाँ पे बैंकिंग का स्टार्ट कर दिया, इधर मैथ्स चल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आईसीएससी में बैंकिंग भी आता है ना चैप्टर? ठीक है ठीक है, मेरे को लगा ये कॉमर्स वाला है। ठीक है ठीक है ना, तो मतलब आप ना छोटे मोटे मोटे रजिस्टर बनाया करो, है ना। जैसे ये वाला खत्म हो गया तो दूसरा रजिस्टर बना लो, है ना। तो थोड़े मोटे रखा करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई थोड़ा सा काम इसमें कर लिया, थोड़ा सा इसमें कर लिया, जब लास्ट में एग्जाम की बारी आई, ना वो मिल रहा ना वो मिल रहा, कोई सा भी नहीं मिल रहा, और हम फैल गए। फिर हम बुक उठा रहे इतनी मोटी, फिर भैया से पूछने आ रहा है, भैया इसमें इंपॉर्टेंट लगा दो, कौन कौन से सवाल मुझे करने हैं। और लास्ट, और जो भैया, हाँ एक बात और, जो भैया आपको असाइनमेंट देते हैं ना, प्लीज़ आप उनका एक रजिस्टर अलग से बनाया करो। जो आपको नोट्स लिखवा रहे हैं वो तो है ही, आप इस वाले रजिस्टर में तो वो वाला मत करो, क्या बोलते हैं उसको, असाइनमेंट्स मत करो, आप असाइनमेंट्स वाला रजिस्टर अलग बनाओ, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि मैंने अपने टाइम पे एक गलती करी थी, मैं आपको बता दूं। जो भैया ने मेरे को रजिस्टर बनवाया था ना, मैं उसी में अपना असाइनमेंट करता था, तो मैं बहुत बार तो मैं कंफ्यूज हो जाता था, यार मेरा ये कौन सा क्वेश्चन है ये। तो आप क्या करो ना, आप एक रजिस्टर अलग से बनाओ, भैया एक पेज का असाइनमेंट होगा भैया का, उसको अलग से ऐसे चिपका लो, इसके अंदर ही चिपका लो, और पीछे से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ बैंकिंग, बैंकिंग का असाइनमेंट,
क्वेश्चन, बस चिपका दिया, क्वेश्चन चिपका दिया, ऐसे करना है। उसके बाद जब आप उसको बाद में उठाओगे ना, तो आपके पास सिर्फ दो ही चीज़ होगी, आपके पास सलीना की बुक नहीं होगी, एक तो भैया का फर्स्ट वाला रजिस्टर जो आपने, जिसमें आपने अपने नोट्स बनाए हैं, और दूसरा असाइनमेंट्स, यही इनफ होगा, इसके अलावा तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, और मार्क्स भयंकर आएंगे फिर। समझ गए? इसके अलावा और बताओ, किसी का कोई सवाल नहीं है? इतने मुरझाए हुए चेहरे कैसे हो तुम? मैंने डिमोटिवेट तो नहीं कर दिया? हाँ, मत करो, मैं नहीं कह रहा आईटी करो, मत करो, जो तुम्हारा मन है वो करो, है ना? हाँ ना, बट लेकिन जो आपको करना है, आपको वो पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको उसके सही रास्ता पता होना चाहिए। और आपको नहीं पता तो आप मेरे को किसी टाइम कॉल करो, भैया को किसी टाइम कॉल करो। आपके लिए जो यहाँ पे खड़े हैं ना, 24 आवर्स मतलब आपके लिए टीचर खड़े हैं। आप किसी टाइम भी, आपको रात में भैया के पास आप कॉल करोगे तो डेफिनेटली, हाँ बेटा क्या हुआ बता, कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि फ़ोन नहीं उठाया हो, डेफिनेटली उठाएंगे। समझ गए? और ध्यान रखना, अभी जब भैया 11th में कराएं, अभी ये 10th में आए हैं, 11th में आएंगे, अभी 10th में आए हैं। हाँ हाँ, तो 10th में के भी कंसेप्ट काफ़ी ऐसे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 10th के अंदर 2 चैप्टर काफ़ी 3 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना? देखो कौन कौन से है, मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और एक एपी आता है, ठीक है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक एपी, इन 3 चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूँ ना, तो 10th के कंसेप्ट भी आईटी के अंदर जाते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप 10th लेवल का पढ़ोगे ना, तो आईआईटी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं उसमें। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है ना? जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं, जैसे कोई इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x² - 2x + 1 = 0, ठीक है ना? ये कोई इक्वेशन है, सिंपल सी इक्वेशन है, ठीक है ना? अब मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, इसके कोई रूट्स है 2, एक अल्फा एक बीटा है, ठीक है ना? अब सिंपल सी बात, क्या पूछ लेगा बच्चा? ऐसे पूछ लेगा कुछ, है ना? अब मैंने यहाँ पे, ये तो ऐसे पूछेगा, जो सिंपल वाला बंदा है ना, वो तो ये पूछेगा जो 10th लेवल वाला है। अब मैंने यहाँ 2024 कर दिया, आईटी ये पूछेगा, फर्क कितना है बस। समझ गए आप? ठीक है ना? बस आपको यहीं पे खेलना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके 2 रूट्स है, एक अल्फा एक बीटा, है ना? समझ गए आप? ठीक है ना? सम ऑफ रूट्स आपको पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये तो पढ़ा होगा ना आपने 10th क्लास में? अभी नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो जब आप ये पढ़ोगे ना, तो इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आती है कि जो आपको बीटेक, मतलब बीटेक कह रहा हूँ सॉरी, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब आईआईटी के सवाल से इसके अंदर आते हैं, वो आपको डेफिनेटली भैया करवाएंगे इस बार। हाँ, एपी दिखा दिया? हाँ देखो, एपी दिखा दिया ना। कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली भैया आपको दे देंगे, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि यार जो यहाँ पर भैया पढ़ा रहे हैं ना, जो टेंथ लेवल का है, कि वो आईआईटी में कैसे पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कहीं ना कहीं हमारा 10th भी बेस है आईआईटी के लिए, या किसी भी एंट्रेंस के लिए, आईआईटी छोड़ो, किसी भी एंट्रेंस के लिए, आप चाहे सीयूटी दे लो, आगे कुछ भी देना साइंस साइड, तो सबके लिए मेन है। समझ गए? गुस्सा तो नहीं आ रहा मेरे पे किसी को? पक्का? हाँ, और बताओ कैसे हो? स्कूल अच्छा चल रहा है? मज़ा आता है स्कूल में? हाँ, ठीक है, थकते तो नहीं हो? डेफिनेटली थक जाते होंगे थोड़ा सा। भैया पढ़ाते हैं, मज़ा आता है आपको? हाँ, अरे अरे आवाज़ नहीं है भाई, क्या खाते नहीं क्या यार ये? हाँ हाँ, आता है, वो तो मेरे पास माइक ही नहीं है अभी, मैं बहुत चिल्लाता हूँ। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है बेटा, मिलते रहेंगे हम। सेकंड टाइम मैं आऊँगा तो मैं डेफिनेटली आपसे मिलूँगा, ठीक है ना? आपकी कुछ क्वेरीज हुआ तो आप भी मुझसे पूछ सकते हो कि भैया मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? क्या मेरे लिए रास्ता सही होगा, ठीक है ना? तो डेफिनेटली आई विल गाइड यू, ठीक है ना? ओके, थैंक यू सो मच। इसके अलावा तो यही है बेटा।